शूटिंग के बाद मिष्टी के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने क्रू को अलविदा कहा और हंटर के साथ घर चली गई। घर आने पर उसे अपने कॉलेज की असाइनमेंट पूरी की। शूटिंग खत्म। जब अगस्त्या घर आया तो उसने देखा कि मिष्टी टेबल पर लेटी हुए प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। उसने कहा, यह बैठने की पोजीशन तुम्हारी आंखों के लिए अच्छी नहीं है। मिष्टी ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की। हर बार जब वह मैथ सॉल्व करती है तो वह सोना चाहती थी। अगस्त्या का सवाल सुनने के बाद उसने कहा, आज की शूटिंग हो चुकी है और मैं अभी वहां से आई हूँ। वह सीधे अगस्त्या के सिर के ऊपर अपना सिर रखकर बैठ गई। अगस्त्या ने मिष्टी को अपने पास खींचा और अपने होंठों से उसके होंठों को बंद कर दिया। अगस्त्या के अचानक हमले से मिष्टी बौखला गई थी। जब अगस्त्या ने मिष्टी की गर्दन को चाटना शुरू किया तो मिष्टी का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा और वो अब और नहीं रुक सकती थी। वह अगस्त्या के खिलाफ गिड़गिड़ाने लगी। हालांकि अगस्त्या ने उसे कसकर पकड़ रखा था और जाने नहीं दिया। वह अपना सिर दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन अगस्त्या ने अपने दाहिने हाथ से उसका सिर पकड़ लिया था और दूसरा उसकी कमर को कसकर पकड़ रहा था। जितना ज्यादा मिष्टी कांपती किस उतनी ही पैशनेट हो जाती। उनके शरीर आपस में टकरा गए। इसने दोनों को एक सुखद एहसास दिया। मिष्टी ने एक आह भरी जिसने अगस्त्या को और भी ज्यादा इच्छा बढ़ गई। मिष्टी ने फ्लोरल नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए इसने अगस्त्या को उसके शरीर तक बेहतर एक्सेस दी। अगस्त्या के होंठ उसके बाकी अंगों में चले गए, जैसे उसका गला, कॉलर बोन, शोल्डर क्लीवेज। मिष्टी अभी भी उसके खिलाफ लड़खड़ा रही थी। उसकी ड्रेस उसके सीने से उतर रही थी। अगस्त्या की पैशनेट किस, काटने, चूसने और चाटने से मिष्टी को खुशी का झटका लगा। अगस्त्या का जुनून उसे इलेक्ट्रिक सिग्नल भेज रहा था जो उसे भावुक भी बना रहा था। मिष्टी के मुंह से भाप निकल रही थी। उसका सिर चक्कर खा रहा था। जुनून ने उसकी आंखों में आंसू बना दिए। उसके दिल से एक गर्म एहसास उसके पूरे शरीर में फैल गया। हाँ मम्मा, मम्मा, आहा, हम्मा। मिष्टी खुद को रोक नहीं पाई और आहें भरती और कराहती रही। उसकी कराह से अगस्त्या उसकी खुशी महसूस कर सकता है। जैसे ही अगस्त्या ने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा देखकर अगस्त्या की आंखों में चमक आ गई। अगस्त्या की आंखों में आग, जुनून, भूख सब कुछ मिला हुआ था। इसके बाद वह उसे किस करता रहा। इस बार वह और नीचे चला गया, गर्दन से कॉलर बोन तक, कॉलर बोन से क्लीवेज तक। आह! मिष्टी ने जोर से विलाप किया और अगस्त्या की शर्ट पकड़ ली। अगस्त्या ने उसे तब तक चूमा जब तक मिष्टी के होश उड़ नहीं गए। थोड़ी देर बाद वह एनर्जी से बाहर हो गई और अगस्त्या की बाहों में पिघल गई। कुछ मिनट बाद जब अगस्त्या अपने कला के काम से सेटिस्फाइड हो गया और उसने उसे चूमना बंद कर दिया, उसने मिष्टी की गुलाबी गोरी त्वचा को देखा। कई लाल हिक्की देखकर अगस्त्या ने अपने होठों की सर्विस की तारीफ की। उसने उसके चेहरे को देखा। वो मिष्टी के कानों के पास झुक गया। उसके बाद उसने कहा, तुम्हारा शरीर कला का सबसे सुंदर नमूना है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। मिष्टी, जिसके पास कोई ताकत नहीं बची थी और अपने मुंह से जोर से सांस ले रही थी, यह देख अगस्त्या थोड़ी देर में मुस्कुराया और उसके बाद धीरे से उसके माथे को चूम लिया। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या भूख? आई एम ऑलरेडी फुल। मिष्टी में उसे जवाब देने की नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे ने उसे धोखा नहीं दिया। कुछ मिनट बाद मिस्टर दीवान, मिसेस दीवान। बटलर ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। मिष्टी अगस्त्या के पास से उठी, जिसने दरवाजे की ओर देखा और कहा, अंदर आओ। बटलर अंदर चला गया और कहा, दीवान मैनर से फोन आया है। आपकी दादी आप दोनों को वहां बुला रही है। दीवान मैनर का जिक्र सुनकर मिष्टी ने अवचेतन रूप से अगस्त्या को देखा। अगस्त्या कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है। यह सुनकर बटलर वहां से चला गया। क्या यह फिर से मेरी वजह से है? मिष्टी ने पूछा। आजकल दीवान मैनर के लोग उसके कारण अक्सर आते रहते थे। जब उन्हें वहां जाने के लिए कहा गया तो मिष्टी को लगा कि वे उससे पूछताछ करना चाहते हैं। डरो मत, दादी कुछ नहीं कहेंगी। रही बात दूसरों की, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अगस्त्या की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने गहरी आवाज में कहा। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसका दिल थोड़ा गर्म हुआ। जब वे कार में बैठे तो मिष्टी हाथ में स्क्रिप्ट लेकर अगस्त्या के बगल में बैठ गई और उसे ध्यान से देखा। अगस्त्या भौचक्का रह गया और उसके हाथ से स्क्रिप्ट लेने के लिए आगे बढ़ा। अरे! मिष्टी उसे गंभीरता से देख रही थी। यह तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। मिष्टी ने बेप्सी से कहा, मुझे कल के सीन के लिए लाइंस याद करनी है, नहीं तो मुझे देर रात तक जागना पड़ेगा और फिर मैं तुम्हारे जल्दी नहीं सो पाऊंगी। यह सुनकर अगस्त्या रुका, फिर स्क्रिप्ट उसके हाथों में रखी और कहा, मैं तुम्हें तनाव नहीं देना चाहता, लेकिन तुम देर रात तक जाग नहीं सकती। तो जब तुम देर रात तक काम करते हो तब तुम न जागने के बारे में क्यों नहीं सोचते? मिष्टी ने नाराजगी में अपनी आंखें घुमाई। अगस्त्या ने महसूस किया कि मिष्टी की बातें रीजनेबल थी। हमारी शादी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं और हमने कुल 3 बार किया है। तुम प्रैक्टिस करने के लिए देर रात तक जागती रहती हो और फिर अपनी पढ़ाई शुरू कर देती हो। अगस्त्या बहुत नाराज हुआ और सीरियस हो गया। मिष्टी थोड़ा शर्मा गई।
अगस्त्या की कोल्ड प्रोफाइल को देखते हुए उसने अचानक दोषी महसूस किया। क्या अगस्त्या को लगता है कि वह अपनी पढ़ाई को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट देती है? लेकिन उसने भगवान से कसम खाई कि उसकी पत्नी अच्छे ग्रेड वाली हो ताकि बाद में पूछे जाने पर अगस्त्या की आलोचना न हो। मिष्टी ने अगस्त्या के साइड प्रोफाइल पर नजर डाली और कहा, तुम कुछ दिनों से कंपनी के मामलों में बहुत बिजी थे। मुझे यह डर था कि तुम अच्छी तरह से आराम नहीं करोगे और अगले दिन काम करने की एनर्जी नहीं होगी, मिष्टी ने सुझाया। अगस्त्या की कोल्ड सख्त एक्सप्रेशन थोड़ी पिघल गई और उसका दिल थोड़ा नरम हो गया। उसने हाथ बढ़ाया और मिष्टी के सिर को छुआ और धीरे से कहा, मेरी चिंता मत करो। यह देखकर कि उसके चारों ओर का कोल्ड माहौल खत्म होना शुरू हो गया, मिष्टी ने महसूस किया कि अगस्त्या का गुस्सा भी शायद कम हो गया था और उसने चुपके से खुद को धन्यवाद दिया कि वह जानती है कि अगस्त्या के दिल को नरम करने के लिए क्या कहना है। अचानक अगस्त्या को कुछ याद आया और कहा, सोनाली को डॉक्टर ने बचा लिया है, वो मरी नहीं है। मिष्टी इस बात पर जम गई, फिर मुस्कुराई और बोली, अब वह कहाँ है? सीक्रेट बेस। सीक्रेट बेस, मिष्टी ने अपनी ठुड्डी को सहलाया। कोई हैरानी नहीं कि वह इतने लंबे समय से गायब थी और किसी को भी उसका कोई पता नहीं चल पाया था। लोगों को इस बात का भी शक था कि सोनाली शरण लेने के लिए विदेश गई है, इसलिए किसी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब मिष्टी के माता पिता को इस बारे में पता चला तो उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आखिर वह उनकी बेटी नहीं थी। इसके अलावा सोनाली की हरकतों की वजह से वे दोनों उससे थोड़ी बहुत नफरत करते थे, इसलिए वे अब और परवाह नहीं करना चाहते थे। मैं उससे कब मिल सकती हूँ? मिष्टी ने पूछा। अगस्त्या ने उसकी ओर देखा। वह लंबे समय से जानता था कि मिष्टी को सोनाली पसंद नहीं है। न केवल वह उसे पसंद नहीं करती थी, बल्कि वह उससे नफरत भी करती थी और कभी कभी अपनी नफरत जाहिर करती थी, जिससे अगस्त्या डर जाता था और उसे हैरानी होती थी कि उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे मिष्टी को एक व्यक्ति से इतनी नाराज हो गई थी। अगस्त्या उनके रिश्ते के बारे में सब कुछ जांचा लेकिन एक भी सुराग नहीं मिला। इसलिए अगस्त्या ने महसूस किया कि मिष्टी उससे कुछ छिपा रही थी और शायद इसका उसकी अजीब बीमारी से कुछ लेना देना था जो कभी कभी भड़क जाती थी। उसे देखना चाहती हो? अगस्त्या ने सोनाली की दुखद सिचुएशन बारे में सोचा। वह वास्तव में नहीं चाहता था कि मिष्टी ऐसा खूनी सीन देखे। बेशक मैं उसे देखना चाहती हूँ, मिष्टी कहने से खुद को रोक नहीं सकी। वह उसकी आंखों से देखना चाहती थी कि सोनाली जिस पोजीशन में है, उस पोजीशन में वो अपने पिछले जन्म में थी। उसके पैर टूट गए थे और वो दया की भीख मांग रही थी। अगस्त्या ने उसे फिर से देखा, फिर सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें कभी वहां ले जाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिलचस्प मिला है। क्या? मिष्टी ने क्यूरोसिटी से उसकी ओर देखा। सोनाली और उसके लापता पिता के बारे में। अगस्त्या ने अचानक ठंडे खून वाली मुस्कान के साथ कहा, सोनाली बहुत बेरहम है। मिष्टी ने कुछ सोचा और जल्दी से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसने क्या किया? उसने अपने पिता को मार डाला, अगस्त्या ने बेपरवाही से कहा। यह एक बहुत ही भयानक बात थी, लेकिन जब यह अगस्त्या के मुंह से निकला तो ऐसा लगा जैसे यह एक छोटी सी बात थी। मिष्टी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कुछ झटके से कहा, क्या? कुछ महीने पहले उसके पिता कर्ज से परेशान होने के बाद गायब हो गए। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ समय पहले मैंने सुना कि उसने अपनी सबसे छोटी बेटी को भी सिन्हा परिवार के पास पैसे मांगने के लिए जाने दिया और जब उसे पैसे नहीं मिले तो वह कर्जदारों से छिपने के लिए विदेश चला गया। उसे वहाँ एक और जुए की लत लग गई और उसका 10 लाख से ज्यादा का कर्ज हो गया। अपनी जान बचाने के लिए उसके पास घर लौटने और सोनाली को धमकाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सोनाली को धमकी दी कि वो सिन्हा परिवार को सब बता देगा। अगस्त्या ने गहरी आवाज में जारी रखा। बाद में उनके बीच बहस हुई। सोनाली ने गलती से अपने पिता को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया और वह गिरकर मर गए। सोनाली पकड़े जाने से डरती थी, इसलिए रात के समय उसे घर के नीचे गाड़ दिया, इसलिए उसके पिता फिर कभी नहीं दिखे। मैंने किसी को उसके बताए लोकेशन का पता लगाने और शरीर को खोदने के लिए कहा था। चैप्टर 167। मिष्टी थोड़ा हैरान हुई। अपने पिछले जीवन के बाद उसने सोनाली के पिता को भी कभी नहीं देखा था और अभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वह नहीं जानती थी कि वह मर चुका है या जीवित है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि सोनाली इतनी बेरहम होगी कि उसने अपने ही पिता को भी मार डाला। उसने सोनाली को कम आंका था। अब ऐसा लग रहा था कि वह नेचुरली क्रूएल थी और शायद अपनी माँ के गर्भ से उसी तरह पैदा हुई थी। लेकिन अगर यह मामला उजागर हुआ तो उसे अपना शेष जीवन जेल में बिताना होगा। उसने तुमसे कहा था? मिष्टी ने क्यूरोसिटी से पूछा। नहीं, मेरे आदमियों को पता चल गया था, अगस्त्या ने कहा। न। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसने समझने में सिर हिलाया। तो वही हुआ। क्या तुम फ्यूचर में सिन्हा ग्रुप को संभालोगी? अगस्त्या ने पूछा। अब सोनाली एक धोखेबाज थी, इसलिए सिन्हा परिवार के पास केवल मिष्टी थी और उसे फ्यूचर में इसे संभालना होगा। मिष्टी नौकरी भी नहीं संभाल सकती थी, इसलिए अगस्त्या वास्तव में उस दिन की कल्पना नहीं कर सकती थी जब वह बॉस बनेगी। मिष्टी का मुंह कांप उठा और उसने कहा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा है। अगस्त्या ने उसे देखा और अपनी आंखों में एक हेल्पलेस लुक के साथ कहा, अगर तुम नहीं लेती तो कोई और नहीं है। वेल।
मिष्टी यह सुनकर बेचैन थी क्योंकि वह हमेशा सोचती थी कि वह इस बारे में सोचने के लिए बहुत छोटी है, लेकिन जब उसके माता पिता बूढ़े हो गए तो उस कंपनी का क्या होगा जिसे बनाने के लिए उसके माता पिता ने इतनी मेहनत की थी। मेरी एक बहन है। अचानक मिष्टी ने कुछ उदासी के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि वह दुनिया में कहाँ है। अगस्त्या अचानक चुप हो गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। मिष्टी ने अपने चैलेंजेस पर ध्यान नहीं दिया और फिर से अपना सिर हिला दिया। उसने खुद से कहा, जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे पता था कि मेरी एक बहन भी मेरी ही उम्र की है और जब भी मेरी माँ उसका जिक्र करती तो वह रोने लगती। मैंने भी उसे याद किया और सोचा कि एक दिन अगर वह वापस आती है तो मैं उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करूंगी। अंत में साथ में यह बदसूरत दिखने वाली लड़की आई जो मेरे जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। मेरा उससे कोई संबंध नहीं था, लेकिन माँ और डैड ने कहा कि वह मेरी बहन थी और मैं खुश हो गई। मैंने सोचा था कि हम एक परिवार के रूप में फिर से मिल गए हैं और हम अंत में खुश होंगे, और तब मुझे एहसास हुआ कि यह एक ट्रेजेडी की शुरुआत थी। मिष्टी ने पलकें झपकाई और उन आंसुओं का मुकाबला किया जो बह गए थे। अगस्त्या जानता था कि सोनाली के अराइवल ने मिष्टी के खूबसूरत सपने को पूरी तरह से तोड़ दिया था, और जब उसका दिल मिष्टी के लिए दर्द करता था तो सोनाली के लिए उसकी नफरत बढ़ जाती थी। वह नहीं जानता था कि मिष्टी पिछले जन्म की सोनाली के बारे में बात कर रही थी। कार कुछ देर और चली और दीवान मैनर के गेट पर रुक गई। अगस्त्या ने मिष्टी के लिए दरवाजा खोला। मिष्टी कार से बाहर निकली और अगस्त्या का हाथ थामने के लिए आगे बढ़ी। जैसा कि उसने कुछ कदम उठाए, उसने देखा कि कई महिलाएं महंगे कपड़े पहने हुए हैं और सूट में एक आदमी बात कर रहा है और हंस रहा है। महिलाओं में से एक वर्षा थी, जो बीच में खड़ी एक महिला की बाहें पकड़े हुए थी। वर्षा के बगल में जो महिला थी वह उसकी माँ उमा थी। उमा ने अपने पति की बाह पकड़ी हुई थी और उनके चेहरे पर भी एक कोमल मुस्कान थी। मिष्टी की आंखें चमक उठी। वह अपने पिछले जीवन में वर्षा के माता पिता से कुछ बार मिली थी। इन शॉर्ट, वे अच्छे लोग नहीं थे और वे दोनों वर्षा को बहुत पसंद करते थे। अब जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी के मंगेतर से उनकी शादी हो गई है तो उन्होंने लंबे समय तक दुश्मनी पाल रखी थी, और यह मालती ही थी जिसने तीनों का मनोरंजन किया। वे किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे जब मालती ने मिष्टी और अगस्त्या को अपनी ओर चलते देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने हाथ हिलाया और कहा, अगस्त्या और मिष्टी आ गए हैं। यह सुनकर सभी ने मुड़कर देखा। यह पहली बार था जब वर्षा के माता पिता अमित और उमा ने मिष्टी को देखा। आखिरकार मिष्टी की अगस्त्या से शादी बाहरी लोगों से छिपी हुई थी, इसलिए बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। पहले तो मिष्टी की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सुनने के बाद उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। किसने सोचा होगा कि एक साधारण परिवार की इतनी साधारण लड़की उनकी बेटी से भिड़ सकती है, और अब उसने उनके परिवार के लिए भी एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, तो वे कैसे बैठकर देखते रह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने एक साधारण सफेद ड्रेस में खूबसूरत दिखने वाली लड़की को अगस्त्या का हाथ पकड़ते हुए देखा, वे दोनों थोड़ा हैरान हुए। यह लड़की वाकई बहुत खूबसूरत थी। यह लड़की वैसी नहीं दिखती थी जैसी उसकी बेटी ने बताई थी। दोनों ने कुछ हैरानी से एक दूसरे को देखा। अगस्त्या मिष्टी के साथ उनके पास पहुंचा और जब उसने उन्हें देखा तो उन्होंने सिर हिलाया और उन्हें ग्रीट करते हुए कहा, अंकल, आंटी। अगस्त्या, मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें आज देखूंगी। उमा मुस्कुराई। फिर अपने बगल में मिष्टी को देखा और कहा, यह मिष्टी है ना? वह बहुत सुंदर है। वर्षा के एक्सप्रेशन डार्क हो गई जब उसने अपनी माँ को अपने ओपोनेंट की तारीफ करते सुना। वह ऐसा कैसे कह सकती है? थैंक यू, आंटी। मिष्टी ने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे पर एक मासूम एक्सप्रेशन के साथ अपने सफेद दांत दिखाए। उसके मासूम हावभाव को देखते हुए यह विश्वास करना कठिन था कि वह एक पेचीदा लड़की थी। वह इतनी मासूम लग रही थी कि उमा उसके लिए चीजों को मुश्किल बनाना नहीं चाहती थी। उमा मुस्कुराई। अगस्त्या, क्या तुम उन्हें मिष्टी से नहीं मिलवाना चाहते? मालती ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अगस्त्या ने उसकी ओर ठंडेपन से देखा, लेकिन मिष्टी ने पहले कहा, चिंता मत करो। आंटी काफी हद तक वर्षा की तरह दिखती हैं, इसलिए वे जरूर वर्षा के पेरेंट्स होंगे। मालती थोड़ा नाराज हो गई और जोर देकर कहा, अंदर आओ। डैड और मोम सभी का इंतजार कर रही हैं। चैप्टर 168। जब वे सभी बैठ गए, अगस्त्या के दादा ने गहरी आवाज में कहा, चूंकि सब यहाँ हैं, मुझे कुछ चीजों के बारे में बात करनी है। आज के बारे में बात करने के लिए 3 इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। पहला मुद्दा मिष्टी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने, दादाजी ने कहा। भीड़ ने अपनी आंखें फिर से मिष्टी की ओर मोड़ ली। वे इसके बारे में लंबे समय से जानते थे, लेकिन चूंकि दादाजी ने इसे इस तरह उठाया तो यह मायने रखता है। भीड़ ने उसे कुछ खुशी के साथ देखा। उनमें वर्षा और नताशा सबसे ज्यादा खुश थीं। मिष्टी ने भी दादाजी की ओर देखा। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि इसका उसके साथ कुछ लेना देना हो सकता है, उसे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी इसकी बात करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। दीवान परिवार की बहू के रूप में मिष्टी का हर शब्द और काम दीवान परिवार को रिप्रेजेंट करता है, और हम दोनों नहीं चाहते कि तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाओ, दादाजी ने इंडिफरेंट टोन में कहा। रानू ने टोका, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? अगस्त्या,
तुम्हें मिष्टी के एक्ट्रेस बनने पर कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने अगस्त्या की तरफ देखा। अगस्त्या ने टेबल पर अपनी उंगलियों को थपथपाया। उसने अपनी आंखें उठाईं और कहा, जब तक वह इसे पसंद करती है तो क्या हुआ अगर वह एक एक्ट्रेस है। भीड़ ने ठंडी हवा की सांस ली। ऐसा लगता था कि रानू ने अनुमान लगाया था कि वह ऐसा कहेगा, इसलिए उसने बेपसी से अपना सिरनामे हिला दिया। जब दादाजी ने यह सुना तो उन्होंने आईब्रो चढ़ाई और कहा, इस मामले को सुलझाने की जरूरत है। एक, या तो मिष्टी तुरंत एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ दे और अग्रदय की पत्नी के रूप में रहें, या दो, तुम दोनों एक दूसरे को तलाक दे दो। एक बार ये शब्द निकले तो कुछ पल के लिए माहौल ठंडा पड़ गया। मिष्टी का चेहरा डूब गया। अगस्त्या की एक्सप्रेशन शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक गहरी और गहरी हो गई थी। उसने कहा, तो आपने हमें यहाँ सिर्फ यह कहने के लिए बुलाया है। मैं दीवान परिवार की रेपुटेशन की रक्षा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुमने इंटरनेट पर कमेंट्स देखी हैं। अगर तुम मिष्टी साथ पब्लिक में जाते हो तो मैं किसी को दीवान परिवार की बहू के बारे में बात करते हुए नहीं सुनना चाहता। दादाजी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और सख्ती से कहा। मिष्टी ने अपनी हथेलियों को निचोड़ लिया। रेपुटेशन, अगस्त्या अचानक फुसफुसाया। अगस्त्या, तुम बच्चे नहीं हो और मुझे पता है कि मैं जो कहता हूँ उसमें अब वजन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम सुनो। दादाजी ने आह भरी और कहा, ठीक है, अगर तुम खुद परवाह नहीं करते, लेकिन हमारे पूरे परिवार को तुम्हारे साथ साथ शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ेगा। क्या दीवान परिवार उसे भूखा मार रहा है या उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है कि उसे पैसे कमाने के लिए एक शो गर्ल बनने की जरूरत है? विजय ने असंतोष से कहा। अगस्त्या की मुस्कान कोल्ड हो गई और उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई भी शर्म शब्द कहने के लायक है, लेकिन आप, जिसका एक बाहरी व्यक्ति के साथ संबंध था और चुपके से एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया, वो शर्म शब्द कहने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। क्या आपको अपने आप पर शर्म नहीं आती, डैड? विजय का चेहरा डार्क पड़ गया। यह उसके जीवन में बस एक धब्बा था। इस घटना के कारण वह दीवान परिवार की विरासत संभालने के योग्य भी नहीं था और उसने आजीवन अपमान भी अर्जित किया था। इस वजह से उसके अपने बेटे ने भी उसका तिरस्कार किया। विजय को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह अगस्त्या का खंडन नहीं कर सका। बाप और बेटे दुश्मनों की तरह काम कर रहे हो। दादाजी ने दोनों लोगों को रोक दिया। मिष्टी, मैं आज तुम्हारे लिए चीजों को कठिन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम जानती हो, दीवान परिवार में शादी करना बाहर रहने से अलग है और तुम्हें यहाँ के नियमों का पालन करने की जरूरत है। लेकिन मैं तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे पता है कि यह शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ थी। अब हम तुम्हें छोड़ने का अवसर दे रहे हैं, और अगर तुम अगस्त्या को पसंद नहीं करती हो तो हम आपको दोष नहीं देंगे। तुम्हारे फ्यूचर की फ्रीडम तुम्हारे हाथों में है, लेकिन अगर तुम हमारे परिवार की मेंबर बनी रहती हो तो तुम दीवान परिवार के नियमों से बंधी रहोगी। इस बारे में सोचो कि तुम क्या चाहती हो और हमें जवाब दो। दोनों दुनियाओं में सर्वश्रेष्ठ जैसी कोई चीज नहीं है। तुम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए तुम्हें बाकी चीजों को छोड़ना होगा, और अब एक ऑप्शन दिया गया है। मिष्टी अवाक रह गई। उसने नहीं सोचा था कि यह इतना सीरियस होगा कि उसे दीवान परिवार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मिष्टी बेवकूफ नहीं थी। नौकरी के लिए वह अगस्त्या को छोड़ने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? उसका लुक दूसरों को झिझक जैसा लग रहा था। मिष्टी ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, दादाजी, मैंने अपने हस्बैंड के साथ इस मामले पर चर्चा की है। मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने केवल पर्सनल कारण से इस वेब सीरीज को एक्सेप्ट किया और अब अपने वचन से पीछे हटना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस सीरीज को फिनिश करने का इरादा रखती हूँ। इसके बाद मैं किसी अन्य फिल्म या टीवी नाटक पर काम नहीं करूंगी। दादाजी और दादी ने अपने चेहरों पर कुछ हिचकिचाहट के साथ एक दूसरे की ओर देखा। मालती ने यह देखा और आग में घी डालने के लिए उसने झट से कहा, यह एक छोटा सा मामला है। क्या अगस्त्या इसे तुम्हारे लिए आसानी हल नहीं कर सकता? तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं करना चाहिए? मिष्टी की निगाहें कई लोगों के चेहरों पर से गुजरी, फिर रानू की ओर मुड़ी और कहा, सबसे पहले, मेरी कार एक्सीडेंट के कारण मैंने शूटिंग में देरी की। मैं दोषी महसूस कर रही थी, इसलिए मैं पूरी सीरीज को ईमानदारी से शूट करना चाहती हूँ, और अगर मैं यह छोटा सा काम नहीं कर सकती तो मैं फ्यूचर में और क्या कर सकती हूँ? अगर आप अभी भी मुझे शूटिंग नहीं करना देना चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दीवान परिवार की मैडम बनना बंद कर सकती हूँ। वह धीरे से अपने चेहरे पर एक उदासीन मुस्कान के साथ खड़ी हो गई। प्लीज फॉलो माई प्रोफाइल डियर रीड्स। चैप्टर 169। जब दोनों बुजुर्गों ने उसे यह कहते सुना तो उन्हें भी लगा कि वे कुछ ज्यादा ही दूर चले गए हैं। मिष्टी ने पहले ही बहुत कुछ दे दिया था और इस वेब सीरीज के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करने का वादा किया था, और वे वास्तव में नहीं चाहते थे कि दोनों तलाक लें, लेकिन बस मिष्टी को धमकी देना चाहते थे ताकि वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना जारी न रखे। अगस्त्या माहौल को हल्का करने के लिए कुछ कहने ही वाला था कि उसने मिष्टी को यह कहते हुए सुना, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड की वाइफ बनूंगी। अगस्त्या ने यह सुनकर राहत महसूस की। ठीक है, चूंकि मिष्टी ने कहा है कि वह इस रोल के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी, हम उसके प्रति बहुत सख्त नहीं हो सकते हैं, तो चलिए इसे उस पर छोड़ देते हैं, रानू बोली।
जब बोलने को तैयार बहुत से लोगों ने यह सुना तो वे केवल नफरत से अपना मुंह बंद कर सके। मुझे आशा है कि मिष्टी तुम जो कह रही हो वह करोगी और अपने शब्द से पीछे नहीं हटोगी, मालती ने उदास टोन में कहा। चिंता मत करो, मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी, मिष्टी ने एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा। मालती की आंखें ठंडक से चमक उठीं। मिष्टी से निपटना वास्तव में आसान नहीं था। दादाजी ने खांसते हुए कहा, दूसरी बात श्रीवास्तव परिवार और अगस्त्या के बीच के रिश्ते के बारे में है। पिछली बार कुछ मुद्दों के कारण दोनों परिवारों के बीच संबंध थोड़े कड़वे थे। इस बार हम सभी एक ही टेबल पर बैठे हैं, इसलिए अगर कुछ है तो हमें इसे सुलझाना चाहिए। वर्षा के माता पिता ने एक दूसरे को देखा और फिर मिस्टर श्रीवास्तव उठ खड़े हुए और कहा, पिछली बार वर्षा ने अपना आपा खो दिया और मिष्टी के लिए कुछ आपत्तिजनक बात कह दी, जिससे अगस्त्या नाराज हो गया। हमें आशा है कि वो वर्षा को माफ कर सकता है। हाँ, वर्षा एक बच्ची है जिसे बचपन से ही हमने बिगाड़ा है, इसलिए उसका टेम्पर बहुत खराब है और वह अक्सर इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। आई होप अगस्त्या तुम उसे माफ कर दोगे। वर्षा उठो और अगस्त्या से माफी मांगो, उमा ने अपनी बेटी की ओर देखा। वर्षा शर्माते हुए खड़ी हुई और अगस्त्या की ओर माफी मांगते हुए बोली, अगस्त्या, मेरा यह मतलब नहीं था। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अगस्त्या ने उसे कोल्ड लुक दिया और इंडिफरेंट टोन में कहा, मैं वह नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। वर्षा के एक्सप्रेशन कठोर हो गए। क्या हुआ? क्या तुम ऐसा करने को तैयार नहीं हो? वर्षा के एक्सप्रेशन को देखकर अगस्त्या ने सरकास्टिक लहजे में कहा। उमा ना चाहते हुए मुस्कुराई और कहा, अगस्त्या सही है, वर्षा तुम्हें मिष्टी से भी माफी मांगनी चाहिए। यह सुनकर वर्षा के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसके यहाँ आने से पहले उसके माता पिता ने उसे बार बार याद दिलाया कि उसे दीवान परिवार के साथ मिलना चाहिए और किसी को नाराज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी दोस्ती नहीं होती तो दीवान परिवार उनके साथ फिर से काम करने के लिए राजी नहीं होगा। इससे पहले क्योंकि अगस्त्या ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया था, जो दोस्त उसके साथ घूमते थे वे उस पर हंसते थे और उससे पूछते थे कि क्या उसका परिवार दिवालिया हो रहा है। वह वहाँ अपना सिर भी नहीं रख सकती थी। इसके बारे में सोचते हुए वर्षा ने अपने दांत भींचे और सोचा कि मिष्टी के कारण यह सब कैसे हुआ, लेकिन अब उसे उससे माफी मांगनी पड़ी। यह देखते हुए कि उनकी बेटी अभी भी कुछ नहीं बोल रही थी, उमा ने उसकी चुटकी ली। वर्षा ने ऊपर देखा और देखा कि हर कोई उसे देख रहा था। उसने अपना ध्यान मिष्टी की ओर लगाया और दांतों को भींचते हुए कहा, आई एम सॉरी मिष्टी, कुछ समय पहले जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दे। मिष्टी ने मुस्कुराहट के साथ कहा, पहले भी कई चीजें हो चुकी हैं। मिस वर्षा मुझसे किस चीज के लिए माफी मांग रही हैं? वर्षा के एक्सप्रेशन कड़वे हो गए। उमा जल्दी से आगे बढ़ी और माफी मांगते हुए कहा, मिष्टी, मुझे पता है कि वर्षा ने अतीत में बहुत परेशानी पैदा की होगी। मैं उसकी ओर से आपसे ईमानदारी से माफी मांगने के लिए यहाँ हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप उसे माफ कर सकती हैं। क्योंकि आंटी आगे आई, मैं पिछले मामलों पर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बेटी को कंट्रोल करके रखेंगी। कोई भी महिला जिसे अच्छे से पाला पोसा गया है और जिसके अच्छे संस्कार हैं, वह किसी शादीशुदा आदमी से ज्यादा नहीं चिपकती है। यह न केवल उसका अपमान करेगा बल्कि उसके परिवार को भी इसमें घसीटेगा। मिष्टी उदासीनता से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके शब्द तीखे थे। वह वर्षा को निहार रही थी, जबकि उसका सरकास्टिक लुक यह कह रहा था कि उसके पास संस्कार की कमी है। आखिरकार वह अगस्त्य को वापस जीतने की कोशिश कर रही थी और उससे शादी करना चाहती थी। जब वे शब्द निकले तो भीड़ के भाव थोड़े अजीब हो गए, लेकिन उन्हें यह मानना पड़ा कि मिष्टी ने जो कहा वो लॉजिकल था। लेकिन कुछ लोगों के कानों में यह विशेष रूप से कठोर लग रही था। वर्षा को लगा कि उसे दीवान परिवार की बहू होना चाहिए और मिष्टी ऐसी बातें कहने के लायक नहीं थी। वह इतनी गुस्सा और नफरत से भरी थी कि वह मिष्टी का गला घोंटकर मार डालना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे अपनी निगाहों से चुप कराती रही। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह उसका अपमान करने के बाद उसके माता पिता के पास उसके लिए न्याय मांगने की कोई मंशा क्यों नहीं थी। वर्षा इतनी गुस्से में थी कि वह रो पड़ी। नताशा अपनी सबसे अच्छी सहेली को रोते हुए देख आग बबूला हो गई और सीधे खड़ी हो गई। उसने मिष्टी को नाराजगी से देखा और कहा, तुम मिष्टी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मिष्टी, तुम बहुत दूर जा रही हो। बहुत दूर? मिष्टी ने हंसते हुए कहा, क्या मिस नताशा आपको यह सही लगता है कि आपके बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड का आपके बॉयफ्रेंड के सामने इंटीमेट होना नॉर्मल बिहेवियर है? नताशा गुस्से हांफने लगी। रानल एक बार फिर एक शांतिदूत बनने के लिए खड़ी हुई और कहा, मिष्टी की बात भी सही और उसका गुस्सा होना भी जायज है। वर्षा, अब आगे से इन बातों का ख्याल रखना, चलो बस इसे जाने दो। भीड़ ने देखा कि वह थोड़ी गुस्से में थी और वे बहुत ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। नताशा ने गुस्से में अपना पैर पटका और वापस बैठ गई। वह वर्षा को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। डैड, तीसरी बात क्या है? क्या यह कंपनी के बारे में है? मैं चाहता हूँ कि करण अगस्त्या से कंपनी चलाना सीखे ताकि वह बोझ शेयर करने में मदद कर सके। आप क्या सोचते हैं? विजय यह पूछे बिना नहीं रह सका।
वह काफी समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे ऐसा कहने का अवसर नहीं मिला था। अब सही मौका था। कमरे में इतने सारे लोगों के साथ उसके पिता उसे सम्मान दिखाने से मना नहीं करेंगे। जब तक करण के पास कंपनी के लिए काम करने का मौका है, तो क्या हुआ अगर वह एक नाजायज बच्चा था। बाप जिस बेटे को पहचानता है, वह दीवाना परिवार का उत्तराधिकारी होगा। वह अगस्त्या के शासन से तंग आ चुका था। चैप्टर 170। विजय काफी समय से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे ऐसा कहने का अवसर नहीं मिला था। अब सही मौका था। कमरे में इतने सारे लोगों के साथ उसके पिता उसे सम्मान दिखाने से मना नहीं करेंगे। जब तक करण के पास कंपनी के लिए काम करने का मौका है, तो क्या हुआ अगर वह एक नाजायज बच्चा था। बाप जिस बेटे को पहचानता है, वह दीवाना परिवार का उत्तराधिकारी होगा। वह अगस्त्या के शासन से तंग आ चुका था। जब भीड़ ने यह सुना तो वे सब विजय की ओर हैरानी से देखने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी रिक्वेस्ट करेगा। करण को एक नाजायज बच्चा माना जाता था, जो रूल्स के अकॉर्डिंग दीवान परिवार की कंपनी के लिए काम करने के लायक नहीं था। दो बुजुर्गों को दिखावे की परवाह थी, तो वे इस तरह की बात के लिए कैसे तैयार होंगे। मालती को डर था कि दोनों बुजुर्ग गलत समझेंगे, इसलिए उसने जल्दी से बीच में आकर कहा, हाँ डैड, करण यंग नहीं है। अगस्त्या ने कंपनी को तब संभाला जब वह 18 वर्ष का था, और हम चाहते हैं कि करण उससे सीखे। दादाजी एक पल के लिए चुप हो गए और फिर उसने कहा, मैं पहले तीसरी बात करता हूँ। विजय, जो कुछ और कहना चाहता था, ने नाराजगी से अपना मुंह बंद कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बूढ़ा हूँ और मैंने कंपनी के कुछ मेजर इशू से निपटने में मदद की है, लेकिन मैं आगे नहीं कर सकता। अब जब अगस्त्या कंपनी को अपने दम पर संभालने में सक्षम हो गया है, तो उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। मैं घोषणा करता हूँ कि भविष्य में दीवान परिवार की कंपनी अगस्त्या को ही विरासत में मिलेगी। मैं बस अपने जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ, और अगर कोई समस्या है तो आप सभी अगस्त्या के पास फैसला करने के लिए जा सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और कहा। जब लोगों ने यह सुना तो उनके हाव भाव बदल गए। यह पावर ऑफ डेलीगेशन था। मूल रूप से अभी भी दो बुजुर्ग थे जो अगस्त्या को थोड़ा कंट्रोल कर सकते थे। अब जब दादाजी अगस्त्या को सारी शक्ति देने जा रहे थे, तो भविष्य में उनके लिए चीजें कितनी मुश्किल होंगी। विजय, जो करण को कंपनी में भेजने के फैसले पर विचार कर रहा था, भी नाराज था। इस खबर को सुनकर खुश होने वाला एकमात्र महिला राखी थी। मिष्टी ने हैरानी से दादाजी की ओर देखा। उन्होंने अचानक अपनी सत्ता कैसे छोड़ दी। विजय ने सोचा था कि उसका बेटा अभी भी दीवान परिवार की विरासत हासिल कर सकता है, लेकिन दादाजी ने अभी अभी घोषणा की है कि अगस्त्या ही अगला वारिस होगा। अब अगर वह विरासत चाहता है, तो अगस्त्या को पहले मरना होगा। विजय ने इस तथ्य पर नाराजगी जताई कि अगस्त्या की मां की मृत्यु के बाद से उसके पिता एक अलग व्यक्ति बन गए थे और चरम सीमा पर उससे इंडिफरेंट थे। वह करण को इस उम्मीद में ट्रेन करने की उम्मीद कर रहा था कि वह एक दिन विरासत वापस ले सकता है, लेकिन अगस्त्या की रणनीति बहुत शक्तिशाली थी और उसके पास दो बुजुर्गों का पक्ष था, इसलिए विजय को मौका नहीं मिला। अब वह अपने बेटे को कंपनी में भेजना भी चाहे तो मुश्किल होगा। क्या अगस्त्या अपने सामने भटकते सौतेले भाई को एक्सेप्ट कर सकता है? वह जितना इस बारे में सोचता, उसे उतना ही गुस्सा आता। मालती और अन्य लोग भी गुस्से में थे। अमित और उमा जानते थे कि उनकी बेटी के लिए अगस्त्या से शादी करना इम्पॉसिबल है। उन्होंने उसकी शादी करण से कराने के बारे में सोचा ताकि उनकी बेटी कम से कम दीवान परिवार में शादी कर सके, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अभी करण को कंपनी में आने में परेशानी होगी। अगर उनकी बेटी भविष्य में करण से शादी करती है, तो उसका भविष्य कैसे होगा। वे असमंजस में थे। उन दोनों को इस बात का पछतावा था कि जब अगस्त्या मुश्किल में था तो उन्होंने इतनी जल्दी शादी क्यों तोड़ दी। उनकी बेटी अब तक दीवान परिवार की बहू हो सकती थी। क्या अगस्त्या उसके सामने भटक रहे सौतेले भाई को एक्सेप्ट कर सकता था? वह जितना इस बारे में सोचते, उसे उतना ही गुस्सा आता। मालती और अन्य लोग भी गुस्से में थे। एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए पछतावे का कारण बन सकती है। साथ ही विजय, जो हमेशा अगस्त्या के साथ अनबन में रहता था, अगस्त्या से अपने बेटे को कंपनी में शामिल होने देने के लिए भीख मांगने की संभावना कम थी। दोनों बुजुर्गों की भी आईब्रो तन गई और वे इस टॉपिक पर और ज्यादा विचार नहीं करना चाहते थे और बोले, देर हो गई है, चलो खाते हैं। सबको भूख लगी होंगी। लोग गुस्से में थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। सबने खामोशी से खाना खाया, लेकिन खुश कुछ ही लोग थे। मिष्टी ने लोगों के चेहरों के हर एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। अपने पिछले जीवन में उसने याद किया कि करण कंपनी में शामिल होने में सफल रहा और यहाँ तक कि मैनेजर का पद भी संभाला, लेकिन इस जीवन में कंपनी की शक्ति अगस्त्या के हाथों में थी। क्या वे करण को कंपनी में शामिल होने देंगा? मिष्टी ऐसा नहीं चाहती थी। वह बस इस बात को लेकर असमंजस में थी कि करण उसके पिछले जन्म में इतनी आसानी से आ गया था, लेकिन इस जीवन में उसे यह बहुत मुश्किल लग रहा था। कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद उसे कोई कारण नहीं सूझ रहा था। उसने अपने पिछले जीवन में 3 साल के लिए अगस्त्या से शादी की थी, लेकिन उसने अपने ज्यादातर दिन विला में बिताए। वह बस घर के बाहर की बातों को अनसुना कर देती थी। जो भी हो, घटनाओं का यह वर्तमान मोड़ उसके लिए सेटिस्फाइड था।
अगस्त्या अब फैमिली इंचार्ज पर्सन है, इसलिए मेरा सुझाव है कि अगस्त्या मिष्टी को दीवान मैनर में रहने के लिए ले आए। मिष्टी को प्रॉपर एटिकेट सीखने होगा, किरण ने कहा। जब भीड़ ने किरण को सुना तो वे जम गए, फिर मिष्टी को हैरानी से देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मालती ने कहा, हाँ, दो बुजुर्गों ने दीवान परिवार को तुम दोनों को संभालने के लिए दिया है, तो अब तुम्हें यहाँ रहना होगा। दीवान मैनर ने हजारों नौकरानियों और बॉडीगार्ड के साथ एक बहुत बड़े एरिया को कवर किया और इसे मैनेज करना बहुत कठिन था। वह देखना चाहती है कि मिष्टी, जो केवल 18 वर्ष की थी, दीवान मैनर को कैसे बदल सकती है। मिष्टी ने जब यह सुना तो वह भी थोड़ा झिझकी। वह इन लोगों से डरती नहीं थी, लेकिन उसे इस तरह की षड्यंत्रकारी जिंदगी पसंद नहीं थी। उसे हर दिन हर तरह के फंदों से खुद को बचाना पड़ेगा, जो बहुत थकाने वाला था। लेकिन क्या ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि ताबूत पर कील ठोंक न जाए, और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो क्या वे सोचेंगे कि उसे धमकाना आसान था। इसके बारे में सोचते हुए मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे हाँ कहना होगा। मैं यह भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ कि लोगों को मैनेज करना कैसा होता है। इतना कहकर वो हल्का सा मुस्कुराई। चैप्टर 171। चूंकि तुम यहाँ रहना चाहती हो तो हमें आज रात वापस नहीं जाना चाहिए। कल मैं किसी हमारा सामान लाने के लिए कहूंगा, अगस्त्या ने कहा। अगस्त्या भी यहाँ रहेगा? राखी ने हैरानी से पूछा। 18 साल की उम्र में बाहर जाने के बाद से अगस्त्या कभी भी यहाँ नहीं रुका, क्योंकि इस जगह ने उसके लिए बहुत सारी बुरी यादें समेट रखी थी। सभी को लगा था कि वह अपनी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। किरण, मालती और अन्य लोगों ने भी सोचा कि अगस्त्या यहाँ नहीं रुकेगा, जबकि मिष्टी यहाँ रहेगी तो उससे निपटना आसान होगा और उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन अब अगस्त्या भी यहाँ होगा। कुछ लोग खुश थे तो कुछ दुखी। इस डिनर के दौरान सभी ने अपने अपने विचार रखे। मिष्टी, जो कभी दीवान मैनर में रात भर नहीं रुकी थी, अब रात के खाने के बाद अगस्त्या के कमरे को देखने के लिए थोड़ा एक्साइटेड थी। अगस्त्या कुर्सी से उठा और मिष्टी कहा, मेरे पीछे आओ। मिष्टी ने उसका पीछा दूसरी मंजिल तक किया। इस अजीब माहौल ने कई लोगों को असहज कर दिया, खासकर वर्षा, जिसकी आंखें जलन से भरी थी। वह अगस्त्या को इतने सालों से जानती थी और एक साथ बड़ी हुई थी, लेकिन कभी भी उसके कमरे में कदम रखने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन मिष्टी इतने कम समय में उसके कमरे में जाने में कैपेबल थी और रात में उसके बिस्तर पर लेटकर उसके साथ लिपट सकती थी। बस इसके बारे में सोचते हुए उसकी आंखें जल गईं। अगस्त्या के कमरे के सिंपल लेआउट को देखकर मिष्टी थोड़ा निराश हुई। वह सोच रही थी कि जिस कमरे में अगस्त्या बचपन से रहता था वह किसी तरह से अलग होगा। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? दूसरा कमरा चाहिए? जब अगस्त्या ने उसके दिल की बात सुनी तो उसने पूछा। फॉरगेट इट, हालांकि यह थोड़ा बदसूरत है लेकिन रहने के लायक है। मिष्टी के चेहरे पर एक समझौता करने वाला एक्सप्रेशन था। उसकी टोन ने अगस्त्या को हंसा दिया। ऐसी कई औरतें थीं जो उसके कमरे में घुसना चाहती थी, लेकिन इस औरत को घिना रही थी। हम कब तक यहाँ रहेंगे? मिष्टी ने उससे पूछा। तुम जब तक चाहे रह सकती हो, अगस्त्या ने कहा। यह सुनकर मिष्टी ने केवल सिर हिलाया। वैसे भी जब तक वह जीवन भर यहाँ नहीं रहती तब तक ठीक है। किसी कारण से उसने महसूस किया कि दीवान मैनर में माहौल कुछ डिप्रेसिंग था। फैमिली कोजीनेस का जरा भी आभास नहीं था। हाउ इनकन्वीनियंट, मैं अपनी नाइटवेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लाई। यह देखते हुए कि अगस्त्या ने क्लोसेस्ट से लाउंजवेयर निकाला और पहन लिया, मिष्टी ने जल्दी से अंदर घुसकर देखा और यह देखने के बाद कि यह सब आदमियों के कपड़े थे, उसने शिकायत की। मैंने सर्वेंट को भेज दिया है, वे जल्दी ही तुम्हारे लिए कपड़े ले आएंगे। कोई जल्दी नहीं है, इसलिए थोड़ी देर आराम करो। मिष्टी ने बेप्सी से आहें भरी और जाने के लिए मुड़ने ही वाली थी कि उसकी नजर अंदर लटकी कुछ सफेद शर्ट पर पड़ी। अपनी आंखों की रोशनी के साथ उसने कहा, हनी, क्या मैं तुम्हारी शर्ट पहन सकती हूँ? नॉवेल्स में कहा गया था कि महिलाएं हमेशा आदमियों की शर्ट पहनती है और बेहद सेक्सी और अट्रैक्टिव दिखती है। अगस्त्या के रिएक्शन के बारे में सोचते हुए मिष्टी तुरंत एक सफेद शर्ट लेने गई और अगस्त्या पर चिल्लाई। जब अगस्त्या घूमा तो उसने मिष्टी को अपनी बाहों में शर्ट के साथ बाथरूम में भागते देखा और उसकी आंखें बेप्सी के टच से चमक उठीं। मिष्टी नहाई और शर्ट पहन ली, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से सोचा था, वो गलत था। शर्ट बड़ी और लंबी थी और बाजू इतनी लंबी थी कि वह शर्ट ठीक से पहन नहीं पा रही थी। वह एक बच्चे की तरह लग रही थी जिसने बड़ों के कपड़े पहने हुए थे, जो बहुत ही अजीब लग रहे थे। अब उसे क्या करना चाहिए? शीशे में खुद को देखते हुए मिष्टी में वास्तव में बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी और डरती थी कि अगस्त्या उससे पूछेगा कि उसने यह क्यों पहना है। अच्छा लगता तो अच्छा होता, लेकिन अच्छा नहीं लगा। वह शर्ट पहनने के लिए बहुत पतली थी, इसलिए नॉवेल में जो लिखा गया वह सच नहीं था। वह आधे घंटे से ज्यादा समय तक अंदर पड़ी रही जब तक कि अगस्त्या की चिंतित आवाज बाहर नहीं निकली। मिष्टी, क्या तुम अभी तक नहाई नहीं? बहुत देर तक मत भीगना क्योंकि यह तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मिष्टी ने जल्दी से जवाब दिया, मैं जल्द ही तैयार हो जाऊंगी। इसके साथ उसने नहाने के तौलिए को अपने कंधों पर लपेट लिया और बड़ी शर्ट को निचोड़कर बाहर भाग गई।
जब अगस्त्या ने शर्ट के चारों ओर लिपटे बाथ टॉवल के साथ उसकी अजीब ड्रेस को देखा तो भौचक्का रह गया और कहा, ठंड है? नहीं, ठंड नहीं है। मिष्टी ने बार बार अपना सिरना में हिलाया और शर्मिंदगी भरे एक्सप्रेशन से कहा, अगर तुम बाथरूम का इस्तेमाल करना चाहते हो तो जाओ, मैं सो रही हूँ। वह मुड़ी और बिस्तर पर भाग गई। अगस्त्या ने उसे हैरान देखा और फिर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मिष्टी की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और वह तेजी से दौड़ी चली आई। बाहर नौकरानी अपने हाथों में कई बैग लिए हुए थी। जब उसने मिष्टी को बाहर आते देखा तो उसने होने चेहरे पर एक सम्मानजनक एक्सप्रेशन के साथ कहा, मैडम, ये वे चीजें हैं जो आपको विला से भेजी गई हैं। थैंक यू। यह सुनते ही मिष्टी की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से उन्हें ले लिया। उसने बैग खोला और देखा कि उसका नाइटवेयर और स्किन केयर प्रोडक्ट सभी थे। उसने जल्दी से अपना गाउन, शर्ट उतारी और गाउन पहनने चली गई। उसे डर था कि अगस्त्या अचानक बाहर आ जाएगा, इसलिए वह जल्दी में थी और क्लिप उसके सिर पर अटक गई। वह इसे तब तक खींच नहीं सकती थी जब तक कि हाथों की एक जोड़ी ने अचानक हाथ नहीं बढ़ाया और उसे खींच लिया। मिष्टी ने राहत की सांस ली। कितना दम घुट रहा था। जब उसने आंखें उठाई और अगस्त्या को पास खड़ा देखा तो वह अकड़ गई। जब अगस्त्या बाहर आया तो उसने मिष्टी को देखा। उसका गाउन मुड़ा हुआ था और उसने नीचे गुलाबी पैंटी पहन रखी थी। चैप्टर 172। किसने तुम्हें दुखी किया? तुम इतने बेचैन हो कि तुम ठीक से नाइट गाउन भी नहीं पहन सकती? अगस्त्या ने उसे छेड़ा। यह तुम्हारी शर्ट है जो इतनी बदसूरत है कि मैं अपने नाइट गाउन में बदलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। मिष्टी ने अपने चेहरे को छुआ जो घुटन से भर गया था। हम्मा, मैंने तुम्हें पहनने को कब कहा? अगस्त्या ने पूछा। उसकी टकटकी अपनी शर्ट पर पड़ी किसी कारण से जब मिष्टी ने उसकी शर्ट पहनी तो उसे एक अलग तरह का एहसास हुआ। जल्दी सो जाओ, क्या तुम्हें कल शूटिंग पर नहीं जाना है? उसने मिष्टी को याद दिलाया। मैंने अभी तक अपनी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है। जैसे ही मिष्टी ने अगस्त्या को सुना वह तुरंत बेचैन हो गई और जल्दी से अपनी स्क्रिप्ट ढूंढने चली गई। अगस्त्या ने चुपचाप लाइट को सबसे ज्यादा आंखों के अनुकूल में बदल दिया। यह देखकर कि मिष्टी सीरियस थी उसने उसे परेशान नहीं किया और कमरे से बाहर चला गया। जब मिष्टी ने स्क्रिप्ट को याद किया था तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह थोड़ी उनिंदा थी लेकिन उसने देखा कि अगस्त्या अभी तक वापस नहीं आया था। वह सिहर उठी और बाहर चली गई। दीवान मैनर के अंदर के सभी लोग पहले ही सो चुके थे। बड़ी हवेली अभी भी एक डरावनी फिल्म की तरह मंद पीली रोशनी से जगमगा रही थी। मिष्टी किसी कारण से कांप उठी। जब से वह अपने पुनर्जन्म से वापस आई थी वह अकेले होने से डरती थी और उसे लगता था कि अगर उसके पुनर्जन्म जैसा कुछ पॉसिबल है तो क्या दुनिया में भूत हो सकते हैं। कुछ देर चलने के बाद बिना किसी को देखे मिष्टी थोड़ी चिंतित थी। अगस्त्या कहाँ गया? वह अपने नाइट गाउन इधर उधर चल रही थी। वह कॉल करने के लिए अपने सेल फोन पर जाने ही वाली थी कि अचानक उसे अपनी पीठ के नीचे एक ठंड महसूस हुई जैसे कि कोई कुछ दिखा रहा हो और वह मुड़ी और जम गई। करण अपने हाथ में एक कप पकड़े हुए था और थोड़ी दूरी पर खड़े होकर उसकी दिशा में देख रहा था। टकटकी ने एक पल के लिए मिष्टी के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। जब मिष्टी ने मुड़कर देखा तो करण भी एक पल के लिए ठिठक गया। करण ने उसके मुड़ने की उम्मीद नहीं की थी और कुछ टालमटोल करते हुए अपनी निगाहें हटा ली। फिर चलने की पहल की और गहरी आवाज में पूछा, तुम क्या ढूंढ रही हो? उसकी आवाज बहुत कोल्ड थी और थोड़ी ठंडक के बीच कोमलता भी थी। जब मिष्टी पहली बार उससे मिली थी तो वह करण की आवाज से इतनी इम्प्रेस हुई थी कि वह पूरे दिन बास्केटबॉल क्लब में बस उसकी बातें सुनने के लिए जाती थी। अगर वह एक या दो सेंटेंस सुन पाती तो वह कई दिनों तक एक्साइटेड थी, लेकिन तब उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि उसमें गर्माहट का नामो निशान नहीं था। जब मिष्टी ने इसे सुना तो न केवल उसे खुशी का एक निशान महसूस नहीं हुआ बल्कि उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जब करण ने उसे एक सावधान एक्सप्रेशन से घूरते देखा तो उसके एक्सप्रेशन एक पल के लिए अजीब हो गए, लेकिन नहीं जानता था कि क्या कहे। वह किसी लड़की की सुंदर पीठ को देखकर मुग्ध होने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था कि वह अपने होश में नहीं आ पा रहा था। मिष्टी के बारे में उसे जो सबसे ज्यादा याद था वह यह था कि वह उसे देखना भी नहीं चाहता था और यहाँ तक कि घृणा भी करता था, लेकिन वो अब अनजाने में उसका ध्यान ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। बदकिस्मती से जब वह अपने होश में वापस आया तो वह अपनी भावनाओं पर काबू करने में बहुत धीमा था। उसने महसूस किया कि चीजें अब कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वे सिर्फ दुश्मन हो सकते हैं। सॉरी, मैं बस यूं ही यहाँ से गुजर रहा था, करण ने उसे समझाया। जब मिष्टी ने देखा कि करण का मतलब कोई नुकसान पहुंचना नहीं था तो उसने अपनी सतर्क निगाहें हटा लीं। क्या तुमने अपने बड़े भाई को देखा है? जब मिष्टी ने पूछा तो उसे थोड़ा पछतावा हुआ। कोई भी आज शाम बाहर नहीं गया है, इसलिए उसे स्टडी रूम में होना चाहिए, करण ने अपनी आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नजर से कहा। जब मिष्टी ने यह सुना तो उसने सिर हिलाया और वहां से जाने लगी। 2 कदम चलने के बाद वो रुकी और पीछे मुड़कर उसने पूछा, स्टडी रूम कहाँ है? 3री मंजिल। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दीवान मनोर विशाल था जिसमें हर मंजिल पर कई कमरे थे।
यहाँ तक कि अगर उसने मिष्टी को बताया तो भी वह उसे ढूंढ नहीं पाएगी। इसलिए उसने मिष्टी को लीड करने की पेशकश की। मिष्टी झिझकी और करण के कांटेक्ट में नहीं आना चाहती थी, लेकिन वह कमरों से घिरी हुई थी, जिसका मतलब था कि वह रास्ता नहीं खोज पाएगी। मिष्टी को उसके साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे चल रहे थे तो उनके बीच इतनी शांति थी कि उनकी सांसें भी सुनी जा सकती थी। मालती अपने भाई के फोन कॉल का जवाब देने के लिए बाहर आई थी, क्योंकि वह विजय को परेशान करने से डरती थी, जो कमरे में सो रहा था। लेकिन उसने करण और मिष्टी को एक साथ तीसरी मंजिल तक जाते देखने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने भाई की बात खत्म होने का इंतजार किए बिना फोन रख दिया। वे दोनों अभी तीसरी मंजिल पर ही गए थे कि एक महिला की आवाज ने उन्हें रोक दिया। मिष्टी, तुम करण का पीछा क्यों कर रही हो? मिष्टी और करण ने मुड़कर अग्रेसिव मालती को देखा। मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। क्यों, क्या बात है? ढूंढ रही हो? तीसरी मंजिल पर किसे ढूंढ रही हो? मैंने सुना था कि तुमने कॉलेज में करण का बहुत पीछा किया, तो यह सच है? मालती ने घृणा भरी नजरों से अपनी बात जारी रखी। तुम्हारी शादी अगस्त्या से हो गई, लेकिन तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो कि आधी रात में मेरे बेटे का पीछा कर रही हो? मिष्टी उसकी बेतुकी बातों से ढंग थी, वही दूसरी तरफ करण चुप था। अचानक थोड़ी दूर स्टडी रूम का दरवाजा खुला। अगस्त्या को देखकर मालती का चेहरा एक्साइटमेंट से भर गया। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मिष्टी आधी रात को यहाँ क्यों आई? उसने मिष्टी की ओर इशारा किया। मैं यहाँ क्यों हूँ? बेशक मैं यहाँ आई क्योंकि मेरे पति यहाँ हैं। मिष्टी ने उसकी बेतुकी बात सुनकर स्पीचलेस थी। तुम अब इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो। मैंने अभी अभी देखा कि तुम मेरे बेटे का पीछा कर रही थी, मालती ने गुस्से में कहा। अगर आपका बेटा मेरे सामने चल रहा है तो मैं उसका पीछा कर रही हूँ। क्या तीसरी मंजिल आपके परिवार की है और मैं ऊपर नहीं आ सकती? मालती इतनी गुस्से में थी कि उसने अगस्त्या को देखा और कहा, अगस्त्या, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह कॉलेज के समय से करण का पीछा कर रही है। मैं नहीं चाहती कि भविष्य में कोई लोमड़ी पकड़ी जाए और झूठा आरोप लगाया जाए कि यह मेरा बेटा है जो उसमें दिलचस्पी रखता है। आई होप कि तुम समझ रहे होंगे। है, मिष्टी हंसी। मालती ने तुरंत गुस्से में कहा, तुम्हें अभी भी हंसी आ रही है? मेरे पति में ऐसी क्या कमी है जो मुझे एक रखेल के बेटे को फुसलाना पड़ेगा? क्या मैं अंधी हूँ? मिष्टी ने मालती को ऊपर से नीचे तक देखा और डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा। यह सुनकर मालती बहुत गुस्से में आ गई और मिष्टी को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। यू लिटिल बी टीसीएच। जैसे ही उसने हाथ उठाया तो उसे किसी ने रोक लिया। जब उसने ऊपर देखा, अगस्त्या ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखा और कहा, क्या मिष्टी ने कुछ गलत कहा? यह सुनकर मालती का शरीर गुस्से से कांपने लगा। चैप्टर 173। चलो चलते हैं। मैं अब यहाँ तीसरी मंजिल पर रहने की हिम्मत नहीं कर सकती, नहीं तो कोई कहेगा कि मैंने उसके बेटे को फिर से बहकाया। मिष्टी ने अगस्त्या के कोट के कोने पर हाथ फेरा और मालती की खिल्ली उड़ाई। मिष्टी की बातें सुनकर करण के भाव कठोर हो गए। दूसरी तरफ मालती ने उसे नफरत से देखा। मिष्टी ने उस पर आंखें मूंद ली। अगस्त्या की निगाह उन दोनों पर पड़ी और उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तीसरी मंजिल कब तुम्हारा इलाका बन गई। माँ और बेटे ने नीचे देखा और कुछ नहीं बोले। एक पीछे हट रहा था जबकि दूसरा नाराज था। अगस्त्या मिष्टी को नीचे की ओर ले गया। तीसरी मंजिल पर एक बार फिर सन्नाटा लौट आया। यह देखते हुए कि वे चले गए थे, मालती ने अपमान में अपने बेटे को देखा और कहा, अब क्या तुम जान गए हो कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए दीवान परिवार की विरासत पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों की? अगर हम नहीं लड़ते हैं तो हम हमेशा के लिए अगस्त्या की छाया में रहेंगे, हम उसका टॉर्चर सहेंगे, मालती ने नाराजगी से कहा। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी तुम्हारे माता पिता का अपमान कर सकती है। करण, मैं तुम पर दबाव नहीं बनाना चाहती, लेकिन तुम्हें यह जानने की जरूरत है कि तुम्हें लड़ना होगा, नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। करण ने अपनी मुट्ठी बांध ली। वह कैसे नहीं समझ सकता, लेकिन वह जिस व्यक्ति का सामना कर रहा है वह इतना पावरफुल था कि वह उससे लड़ नहीं सका। वे आंखें उसके लिए बहुत डराने वाली थी। जन्म से ही वह जानता था कि वह एक नाजायज बेटा है और वह लॉ स्टेटस का है। उसका बड़ा भाई शुरू से ही टॉप पर है, जबकि हर कोई उसे नीचे देखता है। किसी की हिम्मत उसके बड़े भाई को तनिक भी अनादर दिखाने की नहीं थी। वो अगस्त्या का दुश्मन होने के भी लायक नहीं था। अगस्त्या की एक नजर ही उसे डराने के लिए काफी है। लेकिन अब करण समझ गया था कि अगर वह इसी तरह रहा तो उसका अपना भविष्य नहीं होगा। उसके माता पिता भी उसकी वजह से घसीटे जाएंगे। उसे पता होना चाहिए था कि दुश्मनों के बीच वे एक साथ नहीं रह सकते। मिष्टी अगस्त्या के साथ बेडरूम में लौट आई। अगस्त्या के एक्सप्रेशन सुखद नहीं थे और ठंडी बनी रहे। मिष्टी डरती थी कि वह समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने समझाने की पहल की। मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढना चाहती थी। मैं रास्ते में करण से मिली, जिसने कहा कि तुम स्टडी रूम में हो, इसलिए वह मुझे वहां ले गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मालती ने मुझे देखा और सिचुएशन का फायदा उठाया। अगस्त्या ने उसकी ओर देखा। मिष्टी ने आगे कहा, मैं मानती हूँ कि मैं कॉलेज में उसका पीछा करती थी, लेकिन मैं उसे उतना ही पसंद करती थी जितना कि दूसरे स्टूडेंट, और मैं शादीशुदा के बाद कभी उसके कांटेक्ट में नहीं आई।
जब अगस्त्या ने उसकी कॉन्फेशन सुनी कि उसने करण का पीछा किया था, तो उसने ठंडी नजर से कहा, भविष्य में उसके पास मत जाना। मिष्टी ने गुस्से से अपनी नाक को छुआ और सोचा, अब जब वे एक ही छत के नीचे रह रही हैं, तो यह इम्पॉसिबल है कि वह एक दूसरे से नहीं टकराएंगे ढा। लेकिन वह समझ सकती थी कि अगस्त्या नाखुश क्यों था, ठीक वैसे ही जैसे वह असहज थी जब उसने देखा कि वर्षा उसे परेशान कर रही थी। मिष्टी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उससे अपनी दूरी बनाए रखूंगी। अगस्त्या की टकटकी थोड़ी नरम हो गई और उसने कहा, आज तुमने सही काम किया। हम्मा, मिष्टी ने कुछ असमंजस से उसकी ओर देखा। अगस्त्या ने धीरे से कहा, तुमने उन्हें अच्छी तरह से संभाला है। मिष्टी ने सिर हिलाया और कहा, यह नेचुरल है। वे परेशानी की तलाश में थे। अगस्त्या ने अपना सिर सहलाया और कहा, मेरे साथ उनमें से कोई भी तुम्हें डरा नहीं सकता। यह सही है। मिष्टी ने अपनी ठुड्डी उठाई और अगस्त्या से कहा, मेरे पति सबसे अच्छा है। अब से तुम्हें इस तरह कपड़े पहनकर बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उसे पतले नाइट गाउन पहने देखकर अगस्त्या फिर से भड़क गया और नाखुश हो गया। अगर वे विला में होते तो अगस्त्या को बुरा नहीं लगता कि उसने इसे पहना है, क्योंकि आखिरकार केवल वह ही उसे देख सकता था। लेकिन दीवान मैनर के अंदर एक लड़का था जिसे वह प्यार करती थी और अगस्त्या उसके उस तरह के कपड़े पहनने और उसके सामने इधर उधर भटकने के बारे में सोचकर परेशान हो गया था। इसलिए मिष्टी ने अपनी आंखें नीची कर ली और अपने नाइट गाउन को देखा। उसके ब्रेस्ट और जांघें सामने नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि आस्तीन एक एक्सटेंडेड वर्जन में थे और कमर के चारों ओर एक बेल्ट बंधी हुई थी। मिष्टी उसके पास आई और मजाक में कहा, हनी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगस्त्या ने अपना चेहरा झुकाया और कहा, मैं तुम्हें कल एक नई नाइट गाउन भेजूंगा। क्या यह अच्छा नहीं लगता? मिष्टी ने पलक झपकाई। अगस्त्या ने सिर नामे हिलाया। इस बारे में क्या? मिष्टी ने अपनी बेल्ट खींची। अगस्त्या की आंखों में अंधेरा छा गया और उसने कहा, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो और तुम्हें पसंद है। मिष्टी ने अपने हाथों को उसके गले में डालकर कहा। अगस्त्या का एडम एप्पल थोड़ा ऊपर और नीचे उछला। मिष्टी धीरे से मुस्कुराई और जैसे ही उसके मुंह के कोने अलग हुए, उसने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर अचानक हवा में उठ गया। मिष्टी के कानों के पास से अगस्त्या आवाज सुनाई दी, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मुझे यह पसंद है या नहीं। अगस्त्या ने मिष्टी को अपनी बाहों में देखा और उसे चूमने से नहीं रोक सका। उनकी सांसें, जुबानें, सिसकियां और करा आपस में उलझ गईं। उनकी किस अनंतकाल से चल रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे के होठों को छोड़ना नहीं चाहता था। जब अगस्त्या ने अपना चेहरा दूर कर लिया तो मिष्टू ने उसे जाने नहीं दिया और अगस्त्या के होठों को वापस पकड़ लिया। एक डीप किस के बाद अगस्त्या ने अपनी आंखें खोली और मिष्टी की आंखों को देखा। अगस्त्या नीचे झुक गया और चिढ़ाते हुए उसके होठों को छुआ। वह बार बार उसे छेड़ रहा था जिसे वह और ज्यादा चाहती थी। अधीरता से मिष्टी ने पंजों के बल झुककर उसके होठों को चूमने की कोशिश की। उसकी आंखें जल रही थी और उसके लाल होंठ खुले और इनवाइट कर रहे थे। उसके ब्रेस्ट अगस्त्या के शरीर को धक्का दे रहे थे, जिससे मिष्टी को समझ आ गया था कि वह उसे चिढ़ाव रहा था। अगस्त्या नीचे झुक गया और उसके बाएं कान के पास झुक गया। क्या तुम इसे चाहती हो? अगस्त्या की आवाज कर्कश थी। मिष्टी ने अगस्त्या के बाएं कान पर नजर डाली जो उसके होठों के सामने था। उसने अगस्त्या जवाब नहीं दिया। उसने सीधे उसके बाएं कान पर काट लिया। एक व्यक्ति का कान हमेशा एक सेंसिटिव जगह होती है। अगस्त्या अलग नहीं था। वह तुरंत कांप उठा। अगस्त्या की रिएक्शन देखने के बाद भी मिष्टी ने जाने नहीं दिया। उसने उसके कोमल कान को चबाया और उसे कई बार चाटा। इस बार अगस्त्या करा उठा। मिष्टी फुसफुसाए, क्या तुम इसे चाहते हो? उसने अगस्त्या के शब्द उसे वापस दे दिए। मिष्टी को उसके अचानक भड़कने पर शर्म महसूस हुई। उसने दूर जाने की कोशिश की। हालांकि अगस्त्या के होंठ उसके होंठ पर गए। इस बार अगस्त्या ने उसे तंग नहीं किया। उसके अंदर की आग अब नहीं बुझी। उसने मिष्टी की जीभ में एंटर किया। उनके होंठ और जीभ चुंबक की तरह थे। जैसे चुंबक के अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही उनकी जीभ भी आपस में चिपकी हुई थी। नर्म, गर्म और भीगी जुबानें एक दूसरे को छेड़ रही थी। उनका चेहरा गर्म हो गया और उनकी सांसें गर्म हो गईं। अगस्त्या को अचानक बहुत गर्मी महसूस हुई। उसने अपनी शर्ट उतार दी। जब अगस्त्या के हाथ मिष्टी के शरीर पर घूमने लगे तो वे खुशी से झूम उठे। अगस्त्या को मिष्टी की पीठ पर उसकी ड्रेस का छिपा हुआ जिप मिला। अगस्त्या ने बड़े करीने से उसे नीचे खींच लिया। फिर उसका बायां हाथ मिष्टी की नंगी पीठ को छू गया। मिष्टी की स्किन इतनी चिकनी थी कि अगस्त्या का हाथ लालची हो गया था। मिष्टी के पैर निकल गए थे, इसलिए अगस्त्या को उसके पैरों को पकड़ना पड़ा और फिर उसने उन्हें अपनी कमर के चारों ओर रखने की कोशिश की। और फिर उसने मिष्टी की ड्रेस के दोनों तरफ के पतले फीतों को छुआ। इसके बाद उन्होंने धीरे से ड्रेस उतारी। ड्रेस नीचे सरकने के बाद वह उसकी लाल ब्रा और पैंटी देख पा रहा था। डिजाइन इतना सेक्सी था कि अगस्त्या तुरंत उन्हें अलग करना चाहता था। मिष्टी ने देखा कि अगस्त्या की निगाहें उसके शरीर पर चिपकी हुई थी और वह बहुत शर्मिंदा थी। माँ, अगस्त्या की गहरी आंखें जल रही थी।
उसका इरेक्शन उसे जोर से मार रहा था। उसने उसके पैर ले लिए और उन्हें बिना किसी बाधा के अपने चारों ओर लपेट लिया। उन्होंने एक दूसरे को पागलों की तरह चूमा। न्यू लियांग उसे चूमते हुए धीरे धीरे बेडरूम के अंदर चली गई और फिर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। अगस्त्या ने अब उसके पूरे शरीर को चूमना शुरू कर दिया। अगस्त्या उसके गले, गर्दन, कॉलर बोन और अंत में अपने होठों और जीभ से उसकी दरार का पता लगाया। जब वह उसे चाट रहा था, चूम रहा था, तो वह अपने चूमने के निशान छोड़ना नहीं भूला था। हर बार मिष्टी जोर से कराहती थी जब अगस्त्या उसके सेंसिटिव एरिया को छूता और खेलता था। अगली सुबह मिष्टी अपनी आंखों के नीचे डार्क सर्किल लिए नीचे आई और कमजोर दिख रही थी। बटलर ने उसे देखा और चिंतित होकर पूछा, मिष्टी, आप ठीक हो? मिष्टी हंसी और बोली, मैं ठीक हूँ। मुझे थोड़ी नींद आ रही है। चूंकि विला का बटलर बहुत अच्छा था, वह दीवान मनोर में बटलर के साथ असहज महसूस नहीं करती थी। वो उसके साथ थोड़ी बहुत फ्रेंडली भी थी। चैप्टर 174। पहले दिन मिष्टी दीवान मैनर में 10 बजे तक सोई। क्या दीवान परिवार की मालकिन को इतनी देर तक सोना चाहिए? मालती, जो नीचे बैठी थी, ने उसका मजाक उड़ाया। मिष्टी अपने ट्रैक पर रुकी और उसने देखा कि किरण और बाकी लोग वहां मौजूद थे। दादाजी और दादी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने एक आईब्रो उठाई और कहा, क्या दीवान परिवार के पास 10 बजे तक सोने के खिलाफ नियम है? यह सुनकर मालती का दम घुट गया। किरण और नताशा चुप थे। वे कल रात मिष्टी के कुकर्मों के बारे में बताने के लिए रानू के आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि दोनों बुजुर्ग खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रहे थे, मानो वे जाने के लिए तैयार हों। माँ और बेटी को यह जानकर हैरानी हुई कि अगस्त्या ने 2 बुजुर्गों को एक नेशनल टूर प्रोग्राम में एनरोल किया था। बुजुर्ग खुश थे क्योंकि वे अपनी उम्र के अन्य लोगों के साथ यात्रा करेंगे। वे बहुत खुश थे और सुबह जल्दी जाने के लिए एक्साइटेड थे। अगर किरण ने इस तरह के समय में ये भयानक बातें कही, तो क्या यह उन दोनों को घर छोड़ने से पहले असहज नहीं करेगा? हालांकि वह बहुत गुस्से में थी, उसने इस समय दोनों बड़ों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की और केवल उन्हें हेलीकॉप्टर पर चढ़ते हुए देख सकती थी। इस ट्रिप से वे कब लौटेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं था। उनके जाने से पहले उन्होंने यह भी बताया कि दीवान मैनर के लिए सब कुछ अगस्त्या द्वारा अरेंज किया जाएगा। 2 बूढ़े लोग हमेशा अगस्त्या का पक्ष लेते थे। किरण को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। मिष्टी ने भी दादाजी और दादी की ट्रिप के बारे में सुना और थोड़ा हैरान हुई। उसने कुछ समय के लिए दीवान मैनर में रहने के बारे में सोचा था ताकि वह उनके प्रति अपनी भक्ति दिखा सके। लेकिन किसने सोचा होगा कि वे अगले दिन चले जाएंगे? दोपहर में उसने हंटर को कॉलेज ले जाने के लिए कहा। मिष्टी ने मीका को आधे रास्ते में कॉल किया और उससे कहा कि वह और फिल्में नहीं लेंगी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शामिल नहीं होंगी। हालांकि मीका को बहुत अफसोस हुआ मिष्टी के सीरियस टोन को सुनकर। वह जानता था कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज दोपहर का सेशन जल्दी बीत गया। क्लास खत्म होने के बाद सभी लोग सीट लेने के लिए लाइब्रेरी की तरफ जा रहे थे। आने वाली एग्जाम के कारण अब लाइब्रेरी हर दिन स्टूडेंट भरा रहता है और कोई सीट नहीं थी। इसलिए मिष्टी यहाँ रखने के बजाय किताबों की दुकान जाना पसंद करेगी। राजीव को फिर से उसी जगह पर बैठे देखकर उसे हैरानी नहीं हुई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस दिन आती थी, वह हमेशा उसे देखती थी। बुक मिलने के बाद मिष्टी ने 2 कॉफी मांगो और बेफिक्र होकर बैठ गई। राजीव ने उसे तब देखा जब वह उसके पास आई और उसे कॉफी दो। उसने बेपरवाही से कॉफी एक्सेप्ट कर ली। तुम हाल ही में बिजी हो? आज कॉलेज क्या हुआ, इस बारे में सोचते हुए उसने खुशी से कहा, याद है कि आपने पिछली बार मुझे 2 बार मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे? राजीव ने एक पल के लिए विचार करने का नाटक किया, फिर सिर हिलाया और कहा, क्या बात है? क्या कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आज मुझे मेरे मैथ्स टीचर ने सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था। किस्मत से आपने मुझे यह अच्छे से समझाया था, नहीं तो मैं इसका जवाब कभी नहीं दे पाती, मिष्टी ने कहा और अपनी छाती को थपथपाया। राजीव हंसा और कहा, तो ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर एक बड़ा एहसान किया है। मैंने आपको फिर से कॉफी खरीदी। मिष्टी हंस पड़ी। मुझे यह देखकर थोड़ी खुशी कि तुमने मुझे ट्रीट दी। राजीव हल्के फुल्के अंदाज में हंसा। आप इसके लायक हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है और मेरी मैथ्स में अब सुधार हुआ है। मिष्टी ने बहुत आभार जताया। क्या ऐसा है? तब लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम मुझे को कैसे थैंक्स कहोगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको एक कॉफी और खरीदूं? वह उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी, लेकिन उसने इसके बारे में 2 बार सोचा क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी। कॉफी काफी नहीं, राजीव ने अपना सिर हिलाया। फिर आप क्या चाहते हैं? अगर मैं कर सकती हूँ तो मैं आपकी मदद करूंगी, मिष्टी ने गंभीरता से पूछा। राजीव ने आंख मारी और शैतानी मुस्कान से कहा, बदले में अपना शरीर देने के बारे में क्या ख्याल है? मिष्टी एक पल के लिए जम गई, फिर हंसी और बोली, क्या आप मजाक कर रहे हो? मैं सीरियस हूँ। राजीव ने उसकी ओर लगातार देखा और कहा। मिष्टी का हाथ कसता गया और उसके एक्सप्रेशन ठंडे पड़ गए और उसने कहा, मेरा पहले से ही एक हस्बैंड है और मैं उस तरह का मजाक नहीं सुनना चाहती। राजीव की आंखें खतरे से चमक उठीं, लेकिन यह जल्दी से दब गया।
वह कुछ देर चुप रहा और बोला, फिर जब तुम्हारा पति दिवालिया हो जाए तो याद रखना कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब मिष्टी ने यह सुना तो वह गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? राजीव मजाक कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अचानक डर जाएगी। तुम बहुत चौंक गई हो, मैं तो बस एक ऑफर दे रहा था। मिष्टी का हाथ कस गया और उसने गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे हस्बैंड को कोष नहीं रहे हो? तुम होते कौन हो ऐसा कहने वाले? चैप्टर 175। राजीव चौंक गया और अचानक थोड़ा जेलस हो गया जब उसने मिष्टी का चेहरा देख को गुस्से से लाल था। उसने सोचा, अगस्त्या इतना लकी क्यों है? ठीक है, मैं गलत हूँ। मैं गलत हूँ, ठीक है। मुझे दुश्मन की तरह मत देखो। मैंने तुमसे कहा था कि यह सिर्फ एक मजाक था। राजीव ने अपना हाथ उठाया और बेबसी से लहराया। मिष्टी ठंडी सूंघी और वापस बैठ गई। वह इस मामले को लेकर सेंसिटिव थी क्योंकि उसके पिछले जन्म में ये चीजें हुई थी। अब चूंकि सब कुछ उसके पिछले जीवन की तरह नहीं चल रहा था, उसे यकीन हो गया था कि कुछ नहीं होगा। लेकिन राजीव ने अभी अभी जो कहा उससे वह दहशत में आ गई। मिष्टी का अब पढ़ने का मन नहीं था। मिष्टी अगस्त्या को देखना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि जब वह अगस्त्या के करीब होती तभी वह सहज महसूस कर सकती थी। इसके बारे में सोचते हुए मिष्टी ने अपनी खोली हुई किताब को बैग में रख दिया और झट से कहा, मैं अब जा रही हूँ। राजीव ने कुछ नाराजगी के साथ कहा, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे पति के बारे में कुछ बुरा कहा? तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन मुझे अचानक कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आया। मिष्टी ने उन भावनाओं को दबा दिया जो उसे लगभग उस पर हावी हो रही थी और शांत रहने की कोशिश की। राजीव की आंखें चमक उठीं, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। मिष्टी के थोड़े लड़खड़ाते कदमों को देखकर उसकी आईब्रो तन गई। हनी, तुम कहाँ हो? जैसे ही मिष्टी अपनी कार में बैठी, उसने अगस्त्या को फोन किया और उदास टोन में पूछा। अगस्त्या बोला, मैं ऑफिस में हूँ। तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है? कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही है। अगस्त्या रुका और थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि वह जानता था कि मिष्टी अक्सर अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने में पहल करती है, यह पहली बार था जब उसने उन्हें इतनी गहराई से जाहिर की थी। अगस्त्या को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसका दिल डूब गया और उसने कुछ चिंता के साथ पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं कार में हूँ, क्या तुम काम छोड़ रहे हो? क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? मिष्टी ने कमजोर होकर पूछा। यह सुनकर अगस्त्या ने राहत महसूस की और नरम लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी आओ। हम आज रात पीने के लिए तैयार हुए थे। और तुम जा रहे हो? तुषार ने देखा कि अगस्त्या मिष्टी के बुलावे के बाद जा रहा था। यार, अगर तुमने मुझसे वादा नहीं किया होता तो मैं लांस यॉर्क को मिलने के लिए नहीं बुलाता। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगा? उस आदमी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, तुषार ने कहा। अगस्त्या ने पीछे मुड़कर देखे बिना कहा, मैं मिष्टी को लेकर घर जा रहा हूँ और बाकी बातें आज रात तुम्हें बताता हूँ। अगर तुम डरे हुए हो तो ब्लैक ईगल को अपने साथ ले जाओ। इतना सुनते ही ब्लैक, जो बैठा चाय पी रहा था, अकड़ गया। क्या तुम सोनाली को नहीं देखना चाहती? मेरे पास आज रात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। जैसे ही मिष्टी अगस्त्या के बगल में बैठी, अगस्त्या ने उससे पूछा। मिष्टी पहले से ही इसके बारे में जानती थी। जब अगस्त्या ने इसके बारे में पूछा तो मिष्टी की आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, ठीक है। कार शोरगुल वाली सड़क को पार कर गई। आसपास का एरिया धीरे धीरे शांत हो गया और पैदल चलने वालों की संख्या भी कम होती गई। मिष्टी ने क्यूरोसिटी से आसपास के सीनरी को देखा। जल्द ही कार के अचानक एक अंडरग्राउंड सुरंग में घुसते ही अंधेरा हो गया और कुछ मिनटों के बाद कार रुक गई। मिष्टी ने जब देखने के लिए अपना सिर उठाया तो उसने देखा कि चारों ओर कारें खड़ी थी, जैसे एक अंडरग्राउंड पार्किंग है। हम आ गए हैं। अगस्त्या कार से बाहर निकला और अपना हाथ मिष्टी की ओर बढ़ाया। मिष्टी ने अपना हाथ अगस्त्या के हाथ में दिया और तीनों एक लिफ्ट के सामने रुक गए। हंटर 2 कदम आगे बढ़ा और वहीं खड़ा हो गया, जबकि एक नीली बत्ती चमकी और एक डिंग के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुल गए। अगर कोई आदमी तुम्हारे लिए काम नहीं करता है तो क्या उसके लिए अंदर जाना इम्पॉसिबल है? मिष्टी ने क्यूरोसिटी से पूछा जब वह अगस्त्या का बारीकी से पीछा कर रही थी। बेशक। अगस्त्या रुका और कुछ सोचने के बाद जोड़ा, आमतौर पर कोई भी इस जगह को खोज नहीं सकता, और अगर उन्होंने खोज ली तो वो दुश्मन होगा। क्या होगा अगर वे रास्ता भूल ले? मिष्टी ने कुछ चिंता के साथ पूछा। वे अंदर नहीं जा सकते, अगस्त्या ने कहा शांति से हंसा। अगस्त्या ने अचानक महसूस किया कि मिष्टी अभी भी थोड़ी भोली है। वे इस तरह एक सीक्रेट बेस में रैंडम लोगों को कैसे जाने दे सकता है? इस लिफ्ट को भी विस्फोटकों से हिलाया नहीं जा सकता था। अगर दरवाजे पर हमला किया गया तो यह एक काउंटर अटैक सिस्टम को भी ट्रिगर करेगा। जब कोई दरवाजे पर खड़ा होगा उसे लेजरों से काट दिया जाएगा। उसके लोगों को भी खबर सबसे पहले मिलेगी। यहाँ आने वाले बाहरी लोग कभी बाहर नहीं निकल पाता है। लेकिन अगस्त्या इस तरह की बात मिष्टी को नहीं बताएगा। झंकार के साथ लिफ्ट रुक गई। मिष्टी ने नजर डाली और उसने निचली मंजिल को देखा।
लिफ्ट के दरवाजे खुलने से एक लंबा रास्ता दिखाई देने लगा और दोनों ओर लोहे के मोटे दरवाजे थे। एक बार लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद मिष्टी खुद को कांपने से रोक नहीं सकी। कितना ठंडा और नम एहसास है। यह रहने के लिए माहौल बहुत खराब है, मिष्टी ने चारों तरफ देखकर कहा। यह सुनकर अगस्त्या हंसा। क्या मिष्टी ने सोचा कि यह वही जगह है जहां वे आमतौर पर रहते हैं? तुम्हें क्या लगता है कि देशद्रोहियों और दुश्मनों को कितने अच्छे माहौल की जरूरत है? अगस्त्या ने एक आईब्रो उठाई और हल्के से मुस्कुराया। मिष्टी रुकी और तुरंत इस सोच के साथ रिएक्ट किया कि शायद यहीं पर सोनाली को बंद किया गया था। यह उस भयानक, कोल्ड, अबॉन्डन गोदाम की तुलना में क्या था जिसमें उसे अपने पिछले जीवन में बंद कर दिया गया था? एक पल के लिए मिष्टी की एक्सप्रेशन बदल गई। मिष्टी के चारों ओर की आभा में बदलाव को महसूस करते हुए अगस्त्या थोड़ा भौचक्का हो गया। मिस्टर दीवान, हम आ गए हैं। हंटर रुक गया और पीछे मुड़कर कहा। मिष्टी अपने विचारों से पीछे हट गई और आगे बढ़ने ही वाली थी कि अगस्त्या ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, बस बाहर से देखो। अगस्त्या अभी भी नहीं चाहता था कि मिष्टी उस सीन को करीब से देखे। मिष्टी रुक गई और अचानक क्यूरियस हो गई कि अगस्त्या सोनाली के साथ क्या करेगा। मिष्टी ने हाँ में सर हिलाया। हंटर ने आगे बढ़कर लोहे के दरवाजे को दबाया और बाहर एक काली स्क्रीन निकली। स्क्रीन चमकी और फोर स्क्वायर चैम्बर खून से लथपथ लोहे के ठंडे बिस्तर के साथ एक महिला का झुका हुआ और गड़ा हुआ शरीर एक बूढ़ी औरत की तरह लगता और उसके घुटनों के नीचे कुछ भी नहीं था। केवल एक नजर के साथ अगस्त्या ने मिष्टी की आंखों को ढालने के लिए पहुंच गया और हंटर पर भड़क गया। हंटर ने बड़ी मुश्किल से थूक निकला। पिछली बार जब वह आया था ऐसा नहीं था। सोनाली को बचाने के बाद उसने उसे यहाँ छोड़ दिया। इस डर से कि वह मर जाएगी, उसने उसे तब तक अच्छी तरह से खिलाया जब तक कि उसकी जान को खतरा नहीं रहा। किसने सोचा होगा कि केवल थोड़े समय के बाद सोनाली को इस तरह टॉर्चर किया जाएगा। मिष्टी ने अगस्त्या का हाथ हटा लिया और उसकी आंखों में डर के बिना फिर से स्क्रीन पर लगातार देखा। चैप्टर 176। अगस्त्या का पर्सनल डॉक्टर ऋत्विक उस कमरे में आया। यहाँ अभी मिष्टी और अगस्त्या है। जब उसने मिष्टी को देखा तो वो उसकी खूबसूरती से हैरान रह गया। उस पर ऋत्विक सीधे खड़ा हो गया और मिष्टी की ओर गया। हेलो मिष्टी। मिष्टी ने ऋत्विक की ओर देखा जो उसे एक्साइटमेंट लुक से मिष्टी को देख रहा था और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो। ऋत्विक तुरंत मिष्टी की मुस्कान से कायल हो गया। कोई हैरानी नहीं कि आकाश हमेशा इस बात की शेखी बघारता था कि मिष्टी कितनी खूबसूरत है। वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वह बस स्वर्ग की परी जैसी थी। हंटर ने खांसा जब उसने देखा कि अगस्त्या के डार्क एक्सप्रेशन हो गए जब ऋत्विक स्मोकी एक्सप्रेशन से मिष्टी को देख रहा है। ऋत्विक, मिस्टर दीवान को तुमसे कुछ पूछना है। ऋत्विक जम गया, फिर सीरियस हो गया, सिर हिलाया और बोला, ठीक है। मिष्टी उसके पीछे पीछे लिफ्ट में गई और जल्द ही स्टडी की तरह सजाए गए एक कमरे में पहुंची। मिष्टी अगस्त्या के बगल में बैठ गई और जब उसने देखा कि टेबल पर फ्रूट है तो उसने से अपना हाथ बढ़ाया। हंटर ने पूछा, सोनाली की हालत ऐसे कैसे हुई? यह सुनकर ऋत्विक जम गया, फिर उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी बदल गई और वह हकलाया, तुमने ही मुझे कोई दया नहीं दिखाने के लिए कहा था, तो मैं बस। हंटर के मुंह के कोने फड़फड़ाए। जब उसने दया नहीं दिखाने के लिए कहा तो उसका मतलब सोनाली को इलाज के दौरान कुछ दर्द देना था, सोनाली के पैरों को काटना नहीं था। ऋत्विक सरफेस पर इतना जेंटल लग रहा है तो वह इतना खून का प्यासा कैसे था? यह मेरी गलती नहीं है, यह सोनाली की गलती है। उसके पैर ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी वह हर दिन दरवाजे पर रेंगती है। हमने देखा उसके पैरों के टिश्यू नेक्रोटिक थे। अगर वे नहीं काटे जाते तो वह मर जाती, ऋत्विक ने शिकायत के साथ कहा। ठीक है, फिर भी तुम इतना खून नहीं बहा सकते। हंटर गुस्से में था। ऋत्विक उसकी डरावनी एक्सप्रेशन को देखा। उसने सोचा, जब यह आदमी लोगों को मारता है तब वो खून न बहाने के बारे में क्यों नहीं सोचता? अब खून के इस छोटे से टुकड़े ने हंटर को ऐसी अवस्था में डरा दिया। क्या वह अब भी वही हंटर था जिसे वह जानता था? जैसे ही हंटर ने ऋत्विक की अजीब एक्सप्रेशन पर एक नजर डाली, उसे पता चल गया कि वह क्या सोच रहा है। खांसते हुए उसके मुंह के कोने स्पीचलेस रह गए और बोले, फिर इसमें इतना खून क्यों है? हंटर थोड़ा चिंतित था कि ऋत्विक ने निजी तौर पर सोनाली के साथ कुछ ऐसा किया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आखिरकार उनके जैसे डॉक्टर जब बोर हो जाते थे तो ह्यूमन बॉडी को स्टडी करना पसंद करते थे। हालांकि ऋत्विक ने मासूमियत से समझाया, यह महिला बदबू मार रही थी, मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ला सकता था, इसलिए मुझे वहां सर्जरी करनी पड़ी। अच्छा, तो वह समझ गया। मिष्टी ने ऋत्विक की तारीफ की, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऋत्विक ने चौंक कर कहा, थैंक यू मिष्टी, मैं अब से और कड़ी मेहनत करूंगा। अब जाओ। अगस्त्या ने चापलूसी भरे ऋत्विक पर एक नजर डाली और बोला। ऋत्विक ने अगस्त्या की डराने वाली चकाचौंध पर ध्यान नहीं दिया। उसने मिष्टी को एक एडमायर लुक के साथ देखा जिसने लोगों को थोड़ा हंसाया। मिष्टी इस बात से भी हैरान थी कि जाहिर तौर पर उसने पहली बार ऋत्विक को देखा था, लेकिन ऋत्विक को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह उसे लंबे समय से जानता हो। देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं, अगस्त्या बोला। मिष्टी ने सिर हिलाया।
उसे वापस जाकर अपने कॉलेज की असाइनमेंट भी पूरी करनी थी। इस समय दीवान मनोर में कुछ लोग नाखुश होकर मिष्टी के गलत कामों पर चर्चा कर रहे थे। क्या वह अभी भी एक स्टूडेंट है? 9 बज गए हैं और वह अभी तक वापस नहीं आई है। अगस्त्या इतना बेवकूफ है कि एक लड़की पर इतना मोहित हो गया है कि उसने अपने ही परिवार से मुंह मोड़ लिया। मालती, जो नाइनों के कपड़े पहने हुए थी, ने अपने चेहरे पर नाखुश एक्सप्रेशन के साथ कहा। किरण ने भी नाखुश एक्सप्रेशन के साथ कहा, मिष्टी कहाँ जाती है या क्या करती है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगस्त्या तुम्हारे सबसे करीब हुआ करता था, लेकिन अब उसकी वजह से वह अक्सर आपका तुम्हारा करता है। मैंने सुना है कि कंपनी के बड़े एग्जीक्यूटिव नताशा और वर्षा को धमका रहे हैं और अगस्त्या एक भाई के रूप में वह बिल्कुल परवाह नहीं करता है, मालती ने कहा। नताशा ने उदास एक्सप्रेशन से कहा, हाँ मोम, आप नहीं जानती कि कंपनी में वे लोग कितना परेशान करते हैं। आज वर्षा को डायरेक्टर ने डांटा। मैंने कई ऑफर भी रखे, लेकिन मैनेजर खुश नहीं हुआ। मुझे लगता है कि मिष्टी ने अगस्त्या को हमें निशाना बनाने के लिए कहा होगा, इसलिए आपको मेरे लिए कुछ करना चाहिए। यह सुनकर किरण के एक्सप्रेशन तेजी से गुस्से में बने और उसने कहा, क्या वह सच में लोगों को तुम्हें इस तरह धमकाने दे रहा है? हाँ, नताशा ने अपने चेहरे पर एक शर्मिंदगी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, वे लोग मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत पहले कभी नहीं करते थे। नताशा यहाँ भी गई, सभी ने उसकी रिस्पेक्ट की थी। उसने सोचा कि जब वह अगस्त्या की कंपनी में शामिल होंगी तो उसका भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि चीजें इतनी बुरी होंगी। नताशा को यकीन हो गया था कि वह मिष्टी की वजह से इस सिचुएशन में है। अगर वह नहीं होती तो उसे निशाना नहीं बनाया जाता। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती थी, वह उतनी ही गुस्सा होती जाती थी। उसने नाराजगी भरे एक्सप्रेशन से अपनी माँ की ओर देखा और कहा, मोम, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मैं इस तरह नहीं रह सकती। किरण ने जब अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वो दुखी हुई। उसने सोचा अगर मिष्टी नहीं होती तो वे ऐसी सिचुएशन में नहीं होते। किरण अपने रिश्ते की खातिर अगस्त्या के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब यह क्लियर है कि अगस्त्य ने उसे अपनी बुआ के रूप में सीरियसली नहीं लिया और एक महिला की खातिर वह उसकी बेटी को परेशानी दे रहा है। अब जबकि अगस्त्या उनके साथ बुरा बर्ताव कर रहा तो उसे भी उन्हें बेरहम होने का दोष नहीं दिया जाना चाहिए। किरण ने अपनी बेटी के बालों को सहलाया और उदासी से बोली, मोम तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। मैं उस लड़की को दीवान परिवार को उल्टा और गड़बड़ करने नहीं दूंगी। नताशा को आखिरकार यह सुनकर कुछ सुकून मिला। चैप्टर 177। किरण, तुम लोग मिष्टी के साथ शांति क्यों नहीं बना सकते? उसने तुम लोगों को निशाना बनाने के लिए कभी कोई पहल नहीं की। राखी बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि किरण घमंडी थी, लेकिन वह मालती की तरह षड्यंत्रकारी नहीं थी, इसलिए उसे बिना किसी कारण के मिष्टी को निशाना नहीं बनाना चाहिए। राखी यह भी नहीं चाहती थी कि इस वजह से परिवार टूट जाए। यह सुनने पर मालती ने उसकी हंसी उड़ाई। हर कोई आपकी तरह टॉलरेंट है, जो अपनी बेटी की शर्मिंदगी को सह सकती है और उसे निगल सकती है। क्या आप जानते हैं कि नताशा ने कितना कुछ सहा है? हम आप लोगों की तरह नहीं हैं, जो दूसरों को खुश करने के लिए अपनी गरिमा की भी परवाह नहीं करते, मालती ने डांटती हुई आवाज में कहा। राखी धीरे से मुस्कुराई और बोली, मालती, तुम गलत हो। उस समय तनीषा और मिष्टी के बीच कुछ विवाद थे। जांच करने के बाद मुझे समझ में आया कि यह मेरी बेटी थी जिसने मिष्टी को पहले उकसाया था। यह मेरी गलती है कि मैं अपनी बेटी को बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई। अगर हम अपने बच्चों को यह नहीं सिखाएंगे कि कैसे अच्छा व्यवहार करना है, तो कोई दूसरा उन्हें अच्छा व्यवहार करना सिखाएगा, ताकि बच्चा सही गलत को समझ सके। यह हम माता पिता को करना चाहिए, बजाय इसके कि बार बार बच्चे की शिकायत सुने और मामले की सच्चाई जाने बिना दूसरों को दोष दे। जब किरण ने ये शब्द सुने तो वह थोड़ा सोचने लगी। वह अगस्त्या के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहती थी, आखिरकार वो उसका भतीजा है, लेकिन वो अपनी बेटी को दुखी भी नहीं देख सकती थी। किरण के फैसले की भावना गुस्से से घिर गई थी। वह गुस्से में अपनी बेटी का बदला लेना चाहती थी, लेकिन राखी के शब्द भी गलत नहीं थे। नताशा मिष्टी से इतनी नफरत क्यों करती है? एक 20 साल की लड़की कैसे नताशा को उकसा सकती है? किरण की शक की निगाह अपनी बेटी पर पड़ी। नताशा को एक पल के लिए घबराहट हुई, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह फिर से सीधी हो गई और राखी की ओर गुस्से से बोली, मामी, आप मिष्टी की तरफ हैं, इसलिए आप उसके लिए बोल रही है। क्या आपको लगता है कि मुझे नहीं पता आरव और तनीषा जानबूझकर उसे खुश करने और हर दिन उसका पीछा करते हैं? यह शर्मनाक है और केवल आपका परिवार ही ऐसी चीजें कर सकता है, नताशा ने अपने चेहरे पर डिस्गस्टिंग एक्सप्रेशन के साथ कहा। राखी ने बिना कुछ और कहने के अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे बस इतना ही कहना है। मैं बस यही चाहती हूँ कि परिवार में शांति बनी रहे। अगर भविष्य में कुछ होता है, मुझे याद न दिलाने के लिए मुझे दोष मत देना। हालांकि राखी कोमल थी, लेकिन जब अपने बच्चों को सबक सिखाने की बात आती थी तो वह कभी कोमल नहीं होती। नताशा, जो कि एक जूनियर है, ने अपने एक बुजुर्ग के सामने ऐसी बातें कही तो वह लकी थी कि राखी ने उसे सबक नहीं सिखाया। यह अफसोस की बात थी कि किरण की ऐसी बेटी है जो किरण को आसानी से मैनिपुलेट कर सकती है। इसके बारे में सोचते हुए राखी खड़ी हुई और किरण से कहा, तुम और मैं
एक ही स्कूल में स्टूडेंट थे और हमारे बीच अच्छे संबंध थे। अब हालांकि हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा और दूर का है, फिर भी मैं तुम्हें सलाह देना चाहती हूँ। किरण, गलत रास्ते पर मत जाओ। इतना कहने के बाद राखी चली गई। जब वो किरण के पास से गुजरी तो वह फिर से रुक गई और केवल 2 लोगों को सुनाई देने वाली आवाज में कहा, अगस्त्या ने हमेशा तुम्हारा सम्मान किया है। अगर तुम्हारी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता, इसलिए इसके बारे में सोचो। किरण ने राखी को जाते देखा और गहरी सोच में पड़ गई। जब मालती ने यह देखा तो उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। डैम राखी, तुम किरण को अपने साथ घसीटना चाहती हो, सपने देखती रहो। जब मालती ने देखा कि किरण इफेक्ट हो गई है तो उसने सीरियस लुक से कहा, क्या तुम अभी भी 20 साल की लड़की को सुनना चाहती है? तुम्हें नताशा के बारे में सोचना होगा। नताशा उस सिनारियो के बारे में सोचकर कांप उठी और उसने किरण की बाह हिला दी और कहा, मुंह, मैं उस घटिया लड़की की चापलूसी करने के बजाय मरना पसंद करूंगी। यह सुनकर किरण सदमे में आ गई और वह नताशा को दिलासा देने के लिए दौड़ी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? माँ तुम्हारे ऐसा कभी नहीं होने देगी। जैसे ही किरण ने यह कहा, उसने मिष्टी और अगस्त्या को साथ साथ चलते देखा। किरण जो शब्द कहना चाहती थी वह एक पल के लिए उसके गले में अटक गया। नताशा ने मिष्टी को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मिष्टी ने नताशा की चिल्लाहट और शिकायत सुनी थी जब वह अंदर आई थी। जब उसने नताशा के एक्सप्रेशन देखे तो मिष्टी ने हैरानी भरी निगाहों से कहा, क्या तुम गुड बाय कह रही हो? यह सुनकर नताशा जम गई और समझ नहीं पाई कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसने झुंझलाहट से उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम यहाँ मेरे और अगस्त्या के इंतजार में गुड बाय कहने के लिए नहीं बैठी हो? मिष्टी ने आह भरते हुए कहा, मैंने तुम्हें बहुत देर तक इंतजार कराया, लेकिन हमें गुड बाय या कुछ भी कहना जरूरी नहीं है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम बस सीधे जा सकती हो, क्योंकि तुम्हें हमारा इंतजार करने में मुश्किल है ना? मिष्टी मुस्कुराई, लेकिन जो शब्द निकले उन्होंने माँ और बेटी के चेहरों को धीरे धीरे सख्त कर दिया। अगस्त्या, क्या तुम मिष्टी के बारे में कुछ नहीं करने जा रहे हो? तुम उसे नताशा और अपनी बुआ के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे करने दे सकते हो? मालती गुस्से में खड़ी हुई और अगस्त्या से पूछा। अगस्त्या ने उसकी ओर नहीं देखा, बल्कि नताशा और किरण को देखा, जिनके चेहरे पर खुशी नहीं थी, और शांति से कहा, मिष्टी पहली बार घर आई है। मैं नहीं चाहता कि वह दुखी हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी दुखी रहो। अगर आप लोगों को मिष्टी का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो आप बाहर जा सकते हैं। मैं किसी से आप लोगों के लिए एक विला तैयार करने के लिए कह सकता हूँ। आप लोग जब चाहे तब यहाँ आ सकती है। इस तरह का सीन करने की जरूरत नहीं है। मिष्टी और मैं जीवन भर दीवान मैनर में रहने की पॉसिबिलिटी नहीं है, और हम यहाँ केवल 2 बूढ़े लोगों के लिए हैं। जब हम यहाँ से चले आप वापस यहाँ रहने आ सकती है। मिष्टी ने भी सहमति में बार बार अपना सिर हिलाया। किरण को उम्मीद नहीं थी कि अगस्त्या ऐसा कहेगा। वह हैरान थी और साथ ही उसने जो गुस्सा अभी महसूस किया था वो थोड़ा कम हुआ। चैप्टर 178। किरण ने सोचा था कि मिष्टी के टारगेट के साथ अगस्त्या उन्हें बाहर निकालने में संकोच नहीं करेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा, जो कि काफी सम्मान भी है। अगर आज राखी ने उसे समझा नहीं होता कि तो वह शायद इसके बारे में ज्यादा सोचती और सोचती कि अगस्त्या उसे बाहर निकाल रहा है। अब जब उसने ध्यान से अगस्त्या के शब्दों का एनालिसिस किया तो उनमें कुछ भी गलत नहीं था। मुझे पता है, मैं नताशा को कुछ समय के लिए बाहर ले जा रही हूँ। किरण एक पल के लिए झिझकी और सहमति में सिर हिलाया। यह सुनकर मालती की आंखें छोड़ी हो गईं। मालती किरण से नाराज थी, लेकिन वो अगस्त्या के सामने ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। जब अगस्त्या और मिष्टी ऊपर गए तो मालती दौड़कर किरण के पास गई। तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? तुम कैसे तैयार हो गई? क्या तुम मिष्टी के जाल में नहीं पड़ रही हो? अगर यह पता चलता है कि तुम्हें दीवान मैनर से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि तुम्हें मिष्टी के साथ नहीं मिला, तो तुम्हारी और नतीशा की गरिमा कहाँ होगी? मालती ने उसे समझाने की कोशिश की। किरण के एक्सप्रेशन कुछ हैरान थे और उसने कहा, यह सबसे अच्छा समाधान है। सबसे अच्छा समाधान? सबसे अच्छा समाधान यह होगा कि तुम मिष्टी से छुटकारा पालो। तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। जब मोम और डैड बाद में प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे तब तुम्हारे पास एक हिस्सा हो सकता है, मालती ने नाखुश होकर कहा। किरण ने मालती की बातों को रिजेक्ट कर दिया। अब जब दीवान परिवार अगस्त्या के अधीन है तो सभी प्रॉपर्टी उसकी है, तो चलो इसके बारे में सोचकर नहीं बैठते हैं, क्योंकि यह हमारा नहीं है। हालांकि किरण मिष्टी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अगस्त्या को परिवार की प्रॉपर्टी विरासत में मिलने पर उसे कोई दिक्कत नहीं थी। उसके माँ बाप ने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा किरण को पहले ही दे दिया थी। वह उस प्रॉपर्टी को शेयर नहीं करना चाहती जो अगस्त्या की थी। इसके अलावा अगस्त्या ने कभी भी खाने और कपड़ों के मामले में उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया, इसलिए उसके लिए यह एक पाप होगा कि वह दीवान परिवार को स्प्लिट कर दे। किरण की बातों ने मालती की महत्वाकांक्षा पर पानी फेर दिया। तुम बहुत बेवकूफ हो, मालती ने उससे नाराज टोन में कहा और आगे कहने से पहले किसी और को देखने के लिए इधर उधर देखा। मुझे लगता है कि मिष्टी बहुत महत्वाकांक्षी है और उसने पहले दिन यहाँ इतना बड़ा तमाशा किया। न केवल मोम और डैड को दूर भेज दिया गया,
बल्कि अब उसने तुम्हें और नताशा को छोड़ने के लिए बरगलाया है। तुम्हारे बिना परिवार में उसका राज हो जाएगा, है ना? इसके अलावा अगस्त्या उस पर भरोसा करता है, इसलिए अगर हम सावधान नहीं रहे तो दीवान परिवार की प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा लेगी। किरण ने आईब्रो चढ़ाई और कहा, उसमें ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, और इसके अलावा अगस्त्या को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। मालती ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, किरण तुम बहुत भोली हो। उसने इतने कम समय में हमारे परिवार के सबसे डिफिकल्ट पर्सन को टेक डाउन कर दिया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि उससे निपटना आसान होगा? अब जब विजय यहाँ है तो मैं चाहती हूँ कि विजय दीवान परिवार को संभाले। अगर मिष्टी महत्वाकांक्षी रही तो वो हमारे लिए जीवन को कठिन बना देगी। किरण की आंखें एक पल के लिए टिमटिमा उठीं और उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। यह देखकर कि किरण की एक्सप्रेशन झिझकने वाली लग रही थी, मालती ने फिर कहा, मैं विजय को तुम्हें और नताशा को दीवान ग्रुप का एक छोटा सा हिस्सा देने दूंगी। फ्यूचर में तुम दीवान ग्रुप में शेयर होल्डर होंगी, और फिर कंपनी में नताशा को धमकाने की हिम्मत कौन करेगा? मालती को पता था कि नताशा किरण की कमजोरी थी, और जब तक यह नताशा के बारे में था वह मना नहीं कर सकती थी। किरण ने इन अधिकारों के बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह इस समय थोड़ी सी लालची हो गई थी। जब नताशा कमरे में आई और उसने यह सुना तो उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। मालती ने जो कहा था वही वह चाहती थी। वह ललचा गई और उसने बिना यह सोचे कि यह गलत है अपनी माँ की ओर देखा। उसकी माँ का सरनेम दीवान था, तो क्या प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा उनके नाम होना नॉर्मल नहीं था? उनकी राय में यह प्रॉपर्टी दीवान परिवार की बाल्टी में सिर्फ एक बूंद थी। मोम मामी ठीक कह रही हैं। अगर आप दीवान ग्रुप की शेयर होल्डर बन गई तो वे लोग मुझे धमकाने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। यह कैसे आसान हो सकता है? अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जब शब्द बाहर निकलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वे सोचेंगे कि मेरे माता पिता ने मेरा हिस्सा मुझे पहले ही दे दिया था और अब मैं अगस्त्या की प्रॉपर्टी को जब्त करना चाहती हूँ। नताशा तुम बहुत भोली हो। जब किरण ने अपनी बेटी की बातें सुनी तो वह गुस्सा हुए बिना नहीं रह सकी और उसे फटकार लगाई। नताशा अवाक रह गई। जहाँ तक वह याद कर सकती थी, उसकी माँ ने उससे पहले कभी भी जोर से बात नहीं की थी और उसे इस तरह डांटा नहीं था, और यह पहली बार था। नताशा ने नहीं सोचा था कि उसकी मामी ने जो कहा था उसमें कुछ भी गलत था, लेकिन उसकी माँ को इस बात की परवाह नहीं थी। नताशा गुस्सा होकर अपनी माँ पर चिल्लाई, अगर वो लोग मुझे धमका रहे हैं तो उसका कारण आप हो। मैं आपसे नफरत करती हूँ। इतना कहकर नताशा अपने कमरे में भाग गई। किरण भी गुस्से में थी। जब मालती ने यह देखा तो उसने किरण से कहा, सिर्फ नताशा की खातिर मुझे भी लगता है कि तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। अपनी इकलौती बेटी को निराश मत करो। यह सुनकर किरण ने अपनी मुट्ठी बांध ली। चैप्टर 179। किरण और नताशा अगले दिन बाहर चले गए। उनके जाने के कारण दीवान मैनर का माहौल थोड़ा निराशाजनक था। हर कोई मिष्टी के बारे में निजी तौर पर बात कर रहा था। उसके यहाँ रहने के थोड़े ही समय में दीवान मैनर में आमूलचूल परिवर्तन हो गया था। अब दीवान मनोर के लोग दो गुटों में बंट गए। एक मालती का गुट था, जबकि दूसरा राखी और मिष्टी का गुट था। मूल रूप से जब किरण वहां थी तो वह मालती की तरफ थी, लेकिन अब वह चली गई थी। मालती अकेली हो गई थी। लेकिन जल्द ही मिष्टी को हैरान करने वाली खबर मिली। दीवान मैनर से बाहर जाने के आधे महीने बाद ही उसे सुनने को आया कि नताशा की सगाई हो रही थी। उसकी सगाई सिंघानिया परिवार के राजीव से हुई थी। जब उसने यह खबर सुनी तो मिष्टी अंदर तक सदमे में चली गई। अपने पिछले जीवन में उसने नताशा की सगाई के बारे में सुना था, लेकिन उस समय उसे उस महिला में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिससे वह नफरत करने लगी थी, और उसने इसके बारे में नहीं पूछा। अगस्त्या ने भी उसे नहीं बताया। लेकिन मिष्टी ने कभी नहीं सोचा था कि यह राजीव होगा। क्या सगाई करना जल्दबाजी नहीं थी? मिष्टी को एक अशुभ एहसास हुआ। हालांकि वह राजीव को लंबे समय से नहीं जानती थी, उसने इस आदमी से एक खतरनाक आभा महसूस की थी जो अगस्त्या के समान थी, और वह जानती थी कि उसकी पहचान सिंपल नहीं थी। उस रात उसने नताशा का अपनी माँ के साथ मनमुटाव सुना, लेकिन अगस्त्या को यह नहीं बताया कि उसने प्रॉपर्टी पर लड़ाई के बारे में भी कुछ सुना है। उसने उस समय किरण की बात नहीं सुनी, और यह नहीं जानती थी कि वह मालती के साथ काम कर रही है या नहीं। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि चीजें उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। सगाई की वजह से दीवान मैनर फिर से बिजी होने वाला था। नताशा और किरण दीवान मैनर वापस आ गए थे। आमतौर पर जब नताशा बाहर जाती थी तो उसकी सैड एक्सप्रेशन की तुलना में वो अब खुश थी। जब वह दीवान मैनर आई तो हर कोई उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया और उससे सवाल पूछने लगा, जबकि नताशा ने अपनी ठुड्डी को ऊंचा रखा और ऐसा एक्ट किया जैसे वह सबसे सुपीरियर हो। वर्षा, जिसके नताशा के साथ अच्छे संबंध थे, उसके साथ सेलिब्रेट करने के लिए वो दीवान मैनर आई। तनीषा, जिसे गॉसिप का हिस्सा बनना पसंद था, ने पूछा, मैंने सुना है कि राजीव सुपर हैंडसम है। नताशा, क्या यह सच है? नताशा के तनीषा के साथ अच्छे संबंध हुआ करते थे, लेकिन जब उसने राखी की पिछली बार
की बातें सुनी तो वह तनीषा से नफरत करने लगी, और जब उसने यह सुना तो उसने तुरंत डींग मारी। बेशक वह हैंडसम है और वह सिंघानिया परिवार का उत्तराधिकारी है और उसके पास अगस्त्या के जैसा स्टेटस। जब सिंघानिया परिवार विदेश में था तब इसका बिजनेस बहुत बड़ा था और अब यह देश में बहुत सफल है। फ्यूचर में जब मैं उससे शादी करूंगी तो मैं एक अमीर आदमी की वाइफ बनूंगी, लेकिन तुम नहीं समझोगी। आखिरकार सभी लोगों के पास ऐसा अवसर नहीं होता है। इतना कहने के बाद नताशा ने अपने बरगंडी नाखूनों से अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तनीषा को पहली बार में यह एहसास नहीं हुआ कि वह दिखावा कर रही है, लेकिन जब उसने नताशा की हंसी दी तो उसका चेहरा उतर गया। नताशा, तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वर्षा ने कहा। नताशा सही कह रही है, वो तुम्हारे जैसी नहीं है जो दूसरों के आगे पीछे घूमती है। तनीषा का इतना अपमान कभी नहीं हुआ था। अगर यह कोई और होता तो वह गुस्सा हो जाती, लेकिन उसके सामने दो लोग ऐसे लोग थे जिनके साथ वह बड़ी हुई थी और जानती थी, जिसमें उसकी बहन भी शामिल थी। वे उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? तनीषा को इतना गुस्सा आया कि वह रोते हुए भाग गई। वे दोनों अभी भी जोर जोर से हंस रहे थे। राजीव सच में इस तरह की लड़की को पसंद करता है। मिष्टी, जो थोड़ी दूर खड़ी यह नजारा देख रही थी। मैडम, एक नौकरानी ने मिष्टी को देखा और उसे ग्रीट किया। नौकरानी की आवाज सुनकर नताशा और वर्षा ने मुड़कर मिष्टी को देखा। तनीषा जो एक रानी की तरह एक्ट कर रही रही। वर्षा के साथ मिष्टी के पास गई और कहा, मिष्टी, यह मत सोचो कि सिर्फ कि तुम दीवान परिवार की बहू तो तुम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मिष्टी ने अवाक होकर कहा, मैंने कब कहा कि मैं कोई इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ? तुम अभी भी दिखावा कर रही हो। हम सभी जानते हैं कि तुमने नताशा और आंटी को दीवान परिवार से बाहर निकाल दिया था, तो अब तुम नाटक क्यों कर रही हो? क्या अब तुम डर रही हो क्योंकि तुम जान गई हो कि नतीशा सिंघानिया परिवार में शादी कर रही है? वर्षा ने तिरस्कार भरी आवाज में कहा। डर? क्या वह सिंघानिया परिवार की बहू होने के नाते मुझे डराने वाली है? मिस वर्षा, क्या आपको लगता है कि सिंघानिया परिवार दीवान परिवार पर हावी हो जाएगा और फ्यूचर में जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें उनकी चापलूसी करके जीना पड़ेगा? मिष्टी ने मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। जब वर्षा ने यह सुना तो उसके चेहरे पर अचानक से गुस्सा आ गया। क्या मिष्टी उसका मजाक उड़ा रही थी? वह और नताशा पहले से ही अच्छे दोस्त थे, तो चापलूसी से उसका क्या मतलब था? यह बकवास था। अजीबता के मामूली संकेत को नजरअंदाज करते हुए वर्षा ने मिष्टी को झुंझलाहट और गुस्से से देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? तुम अच्छी तरह से जानती हो, मिष्टी ने कहा। उसने वर्षा की आंखों में झिलमिलाहट महसूस की और एक उज्जवल मुस्कान के साथ अपने हाथ क्रॉस कर लिए। नताशा कोई बेवकूफ नहीं थी और वर्षा ने जो रिएक्शन दिखाई उसे देखकर उसने सुपीरियॉरिटी की फीलिंग्स डेवलप की। आखिरकार जब वर्षा अगस्त्या की मंगेतर थी तो वर्षा ने भी दिखावा किया था और इससे नताशा बहुत जेलस फील करती थी। वह उस दिन के लिए तरस रही थी जब उसे अगस्त्या जैसा आदमी मिलेगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजीव उसे भी पसंद करेगा, और जब उसकी माँ ने राजीव से बात की तो वह इसके लिए तैयार हो गया। वह राजीव को तब से जानती थी जब वह एक बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ राजीव के परिवार और दीवान परिवार के बीच के ठंडे रिश्ते के कारण उसे उसके कांटेक्ट में आने देने से हिचक रही थी। तनीषा के विदेश जाने के बाद वे दोनों एक ही कॉलेज गए और उसने राजीव की रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुना था। अन्य लड़कियों की तरह तनीषा उसे अपना आइडल मानती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह उसकी पत्नी बनेगी। तनीषा इस घटनाक्रम से बहुत खुश थी। इस तरह उसने नाराज वर्षा को खींच लिया, उसका हाथ थपथपाया और आराम से कहा, वर्षा, इसे पर्सनली मत लो। वो लकी है जो उसकी शादी अगस्त्या से हुई है ना? यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारी शादी उससे होगी जो उससे कई गुना बेहतर। चैप्टर 180। मेरे पति से दर्जनों गुना बेहतर। मिष्टी ने एक आईब्रो उठाई और कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा व्यक्ति दुनिया में मौजूद है? वर्षा अभी भी कुछ सुकून महसूस कर रही थी, लेकिन एक बार जब उसने सुना कि मिष्टी ने क्या कहा तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो गए। वास्तव में अगस्त्या जैसा आदमी पहले से ही लाखों में एक था, तो क्या उससे 10 गुना बेहतर आदमी मौजूद हो सकता है? अगर उसके परिवार की दीवान परिवार के साथ दोस्ती नहीं होती और उनके बुजुर्गों का संबंध नहीं होता तो वह अगस्त्या जैसे आदमी के करीब नहीं जा पाती। उससे सगाई करना तो दूर की बात है। वह भाग्यशाली थी, लेकिन अब जब वह भाग्य से बाहर थी तो वह अपने हाई पोजीशन से गिर गई और अपनी इंफीरियर स्टेटस को फिर रेगेन कर लिया। जब अगस्त्या ने उसके साथ अपनी सगाई तोड़ दी तो सभी प्रोमिनेंट फैमिली की महिलाओं ने धीरे धीरे उसे अलग करना शुरू कर दिया और उसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा आदमी उसे दूसरी नजर नहीं देखते। लेकिन नताशा की बातें सुनकर वर्षा थोड़ा रिलैक्स कर रही थी, पर मिष्टी उसे किसी भ्रम में छोड़ना भी नहीं चाहती थी। वर्षा का चेहरा झुंझलाहट से लाल हो गया क्योंकि उसे लगा कि पहले मिष्टी ने उस आदमी को चुरा लिया था जिसे वह पसंद करती थी, और अब वह उसका मजाक उड़ा रही थी, जो अपमानजनक था। अगर तुम अगस्त्या का पीछा नहीं करती और डाइवोर्स देती तो क्या मैं इस पोजीशन में होती? जब अमीर परिवारों के लोगों ने सुना कि वह एक बार अगस्त्या की मंगेतर थी तो उन्होंने उससे घृणा की।
उनमें से हर एक ने सोचा कि वह अब कुंवारी नहीं थी और महसूस किया कि अगर अगस्त्या ने उसे नीचे देखा तो वे भी खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहेंगे। यहाँ तक कि 25 से 26 की उम्र में एक भी अमीर आदमी शादी का ऑफर रखने के लिए दरवाजे पर नहीं आया या उससे कांटेक्ट करने को तैयार नहीं था। उसका जीवन अगस्त्या द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, इसलिए वह मिष्टी से खोई हुई हर चीज वापस ले लेगी, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। मुझे तलाक मिलता है या नहीं, इससे तुम्हारी पोजीशन का क्या लेना देना है? क्या मुझे तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक अबॉन्डन वाइफ बनना चाहिए? या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद करना चाहिए? या तुम्हें लगता है कि मैं एक संत हूँ जो उस महिला की मदद के लिए अपना बलिदान दे सकती है जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? ओ, तो तुम सच में मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। मिष्टी की नजर वर्षा पर पड़ी जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रही हो। वर्षा के एक्सप्रेशन एक पल के लिए डरा गई। उसके आसपास के लोग भी उस पर अजीब निगाहें डाल रहे थे। जब अगस्त्या एक कार दुर्घटना में था तो वह वर्षा का परिवार था जो शादी को कैंसिल करने के लिए दरवाजे पर आया था। यही कारण था कि अगस्त्या के दादा दादी लड़की को खोजने में इतनी जल्दी थे। यह सुनकर भीड़ स्पीचलेस रह गई। कई लड़कियां जो वर्षा के करीब थीं, उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने उसकी नाराजगी भरी एक्सप्रेशन देखी तो वह इसकी हकदार थी। वर्षा खुद स्पीचलेस थी। वह और क्या कह सकती थी? यह उसकी गलती थी कि वह जीत नहीं सकी। वह अगस्त्या के साथ बड़ी हुई थी, लेकिन वह एक ऐसी लड़की को हरा नहीं सकती थी जो केवल थोड़े समय के लिए यहाँ रही हो। चारों ओर अजीब नजरों को देखते हुए नताशा को लगा कि वर्षा ने उसे शर्मिंदा किया है, इसलिए उसने अपना हाथ छोड़ दिया और कहा, फॉरगेट इट वर्षा, चलो चलें। वर्षा उसके रवैये से परेशान थी। क्या इस पॉइंट पर नताशा को मिष्टी को डांटने में मदद नहीं करनी चाहिए? उसने उसे जाने क्यों दिया? उसने अपना पैर पटका और नताशा के पीछे पीछे ऊपर गई। दोनों को जाते हुए देखकर मिष्टी ने अपने कंधे उचकाए और अपनी निगाहें घुमाई और देखा कि हर कोई उसकी ओर देख रहा है। वह रुकी और एक उज्जवल मुस्कान के साथ कहा, तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे चेहरे पर फूल हैं। सभी ने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली और सोचा कि मिष्टी का चेहरा फूल से भी ज्यादा सुंदर है। मिष्टी अभी नीचे थी कि बटलर उसके पास आया और बोला, मिसेज दीवान, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मिष्टी ने ऊपर देखा और बटलर के चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन देखी। उसने तुरंत कहा, हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बटलर ने झिझकते हुए कहा, ऐसा है, मिस नताशा की सगाई हो रही है और अतीत में इस तरह की चीजें मैडम मालती द्वारा संभाली जाती थी, लेकिन इस बार मैडम ने मुझे आपके पास आने के लिए कहा। ओह! मिष्टी ने आईब्रो ऊपर करके कहा, आपका मतलब है कि मुझे अरेंजमेंट देखनी चाहिए? बटलर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, यह एक बड़ी बात है और बहुत सारे मेहमान आएंगे और जाएंगे, इसलिए समय सार का है। मिसेज दीवान, आपको किसी को तुरंत अरेंजमेंट के लिए ऑर्डर देना होगा। उस पर मिष्टी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप इतने सालों से दीवान परिवार में हैं, इसलिए आप इस तरह की चीजों से अच्छी तरह परिचित होंगे। बस वही करें जो आपको करने की जरूरत है और तैयारियों को मैनेज करें। बटलर मुस्कुराया और सिर हिलाया। दरअसल अतीत में जब ऐसी चीजें सामने आती थी तो उन्हें सीधे ऊपर से अरेंजमेंट करने के ऑर्डर दिए जाता था। अंत में तय हुआ कि सगाई की पार्टी बैक गार्डन में होगी। बटलर मिष्टी को वहां ले गया। मिष्टी ने तरह तरह के खिले हुए फूलों को हैरानी से देखा। बटलर ने फूलों की ओर प्रेम भरी निगाहों से देखा और कहा, दादी जब यहाँ थी तो उन्हें ये फूल बहुत पसंद थे। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो वह उन्हें देखने के लिए यहाँ वापस आती थी। यह सुनकर मिष्टी ने थोड़ा रुककर कहा, ऐसा है? बटलर ने सिर हिलाया। मिष्टी ने कुछ सेकंड के लिए विचार किया, घास को देखा और जमीन पर हलचल के कुछ निशान देखे। पार्टी के दौरान सावधान रहें ताकि कोई इसे बर्बाद न करे। बटलर ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह समझ गया। जल्द ही एंगेजमेंट का दिन आ गया। सीढ़ियों से खड़े होकर मिष्टी देख सकती थी। नौकर अपना काम सही तरीके से कर रहे थे। उसने मालती को नताशा और वर्षा के पास जाते देखा। अभी वह सोच ही रही थी कि एक लंबी फिगर अचानक उसके पीछे से उसके कंधों पर दब गई। फिर उसकी कमर के चारों ओर कसाव हुआ और अगस्त्या के शरीर से खुशबू मिष्टी की नाक में चली गई।